हेलो एवरीवन, कनेक्ट स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एग्रीकल्चर के 2 लेक्चर देख चुके थे और उसके अलावा हमें जो एग्रीकल्चर का लास्ट लेक्चर कंप्लीट करना है उसके लिए आज हम मिले हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं, है ना। हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि एग्रीकल्चर में कैसे जीएसवी में जो हमारी जीएसडीपी होता है, उसके बाद अपने एनएसडीपी देखा था, फिर जीवीए देखा था। तो किस प्रकार से हमारा जो जीएसवी है उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये चीज़ें हमने बात करी थी। फिर मैंने बात करी थी कि एग्रीकल्चर में लैंड सिस्टम कैसे काम करता है ना, लैंड होल्डिंग्स क्या होती है, ये सब बातें करी थी। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करी थी कि बीज बोने से लेकर जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब उसकी फसल कटाई होती है, तब तक कौन कौन से मैकेनिज्म काम करती है। तो अब उसी में अपन सबसे लास्ट स्टेज के अंदर थे कि पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फसल कटाई के बाद अपने पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो हमने बात करी थी कि फसल कटाई के बाद हम क्या कर सकते हैं ना, कि आज रेट अच्छी नहीं है तो उसको लिए गोडाउन में अपन उसको स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउस में अपन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। रेट उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोसेसिंग करके ज़्यादा कमा सकता हूं तो उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और चाहे मैं प्रोसेसिंग करूं चाहे गोडाउन में स्टोरेज करूं, अल्टीमेटली तो मुझे बेचना ही है। तो जो प्रोडक्ट बेचना होगा तो मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। ये आपके मेंस में सेपरेट टॉपिक भी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो इसको अपन थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक आई होप जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ी है, और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। थोड़ी सी मेरी शिकायत आपसे रहती है, आपकी शिकायत मेरे से डिले की रहती है, और मेरी शिकायत आपसे रहती है कि आप मुझे फीडबैक नहीं देते हैं कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, कैसे अपन और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट वेडिट अपन ने देख चुके थे, है ना, और उसके अलावा हमें जो आज देखना था, हमें क्रॉप इंश्योरेंस भी अपन देख चुके थे। पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे। पोस्ट हार्वेस्ट में अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग कैसे होती है, तो ठीक है, पहले एक स्ट्रक्चर आपने समझने की कोशिश करी होगी, है ना। जैसे कि मान लो पहले आज़ादी के जस्ट बाद की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आज़ादी के बाद वाला सिनेरियो कैसा होता था, आज़ादी के बाद वाला सिनेरियो कैसा होता होगा। हमें पता था कि जब भी मान लो कोई फार्मर है ना, ये कोई फार्मर है और ये अपनी फसल उगा रहा है, ठीक है। इसको फसल उगानी है, फसल उगाने के लिए इसको बीज खाद के पैसे चाहिए होंगे, बीज खाद के पैसे लेंगे। तो ये गाँव में जो भी पैसा देता है, ब्याज पे देता है, जो भी बनिया या कोई भी और कम्युनिटी है ना, वो उन लोगों के पास जाता है, ठीक है। जरूर अब यहाँ पे मैं किसी कम्युनिटी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए, है ना, मैं कोई टारगेट नहीं है। बीज खाद के लिए पैसे लेने जाता है और फिर फसल बेचता है, फिर फसल को मार्केट में बेचता है। लेकिन क्या होता था कि अब इसको नेक्स्ट फसल के लिए भी बीज, अगर बीच में ही जरूरत पड़ जाती है, फसल की रेट ढंग से नहीं मिल रही है, स्टोर करके रख रहा है, और नेक्स्ट खाद बीज के पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ये वापस इनके पास जाएगा, है ना, जो भी पैसा देते हैं उनके पास जाएगा, और वो बोलेंगे कि तेरा पुराना तो भाई पैसा बाकी है, वो पहले पैसा चुका। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि ये बहुत ही ज्यादा रेट में इनको देते थे, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, और ये जो फसल होने के बाद, फसल जब उत्पादन हो जाती है उसको बेचने जाता है, उससे पहले ये हड़प लेते थे, ठीक है। ऐसे कुछ गांव में ये ट्रेडिशन देखने को मिलता था। थोड़ा ट्रेडिशन क्या मतलब, ऐसा ही सिस्टम बन चुका था क्योंकि क्रेडिट की सुविधा इतनी होती नहीं थी। ये देखना, तो इसके लिए सरकार क्या करके आती है, सरकार ने सोचा कि यार ये जो फसल उठा के लेके जा रहे हैं किसान ने इतने मेहनत से बोई और इतनी जबरदस्ती की हाई रेट लगा के लेके जा रहे हैं, तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, है ना, एक एपीएमसी का अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपको पहली खरीद जो होगी वो मंडी में होगी। पहली खरीद कहाँ पे करनी पड़ेगी, मंडी में करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल कहाँ पे होना चाहिए, मंडी में। हाँ, फार्मर है, फार्मर को कोई भी चीज बेचनी होगी तो वो कहाँ बेचेगा, मंडी में। इससे कोई भी बीच में कोई भी बिचौलिया ये जो प्रोडक्ट, इसका जो उत्पाद है, जो प्रोड्यूस है, उसको लेके नहीं भाग सकता। पहली खरीद मंडी में होगी, फिर मंडी से आप भली से मार्केट में ले आओ, आड़ती हैं वो खरीद के भली से मार्केट में बेचो, वो सब चलेगा। ये स्ट्रक्चर था। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, तो सरकार ने ये जो एपीएमसी बोलते हैं अपन, जिन्हें, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, तो सरकार ने ऐसे मंडी को कंट्रोल करने के लिए एपीएमसी एक्ट लेके आती है कि मार्केटिंग को कैसे अपन कंट्रोल करें। उसके लिए सरकार 1961 में अपने राजस्थान के अंदर एक एक्ट लेके आती है, राजस्थान कृषि उपज बाजार अधिनियम 1961, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी एक्ट कौन सा है, राजस्थान एपीएमए एक्ट है, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट है 1961 का। ये प्राइमरी एक्ट है जो ये रेगुलेट करता है कि खरीद कैसे होगी, पहली फसल मंडियों में जाएगी और मंडियों में किस तरह से चलेगी। अब एक्ट बना है तो कोई ओवर आर्किंग बॉडी होगी जो उसको कोऑर्डिनेट करती होगी, इंप्लीमेंट करवाती होगी। तो हमारे राजस्थान में मार्केटिंग के लिए सबसे ऊपर जो बॉडी है वो है हमारा राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। ये हमारी सबसे ऊपर बॉडी है।
ये सबसे ऊपर है, बट फिर भी ग्राउंड लेवल पे मंडियों को रेगुलेट करने के लिए जो हमने निदेशालय बना रखा है वो है हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये मंडियों को रेगुलेट करने का काम करता है। और ऊपर सबसे ऊपर जो बॉडी है एपीएमसी में कोई भी सुधार लाने हैं, वो सब चीजें करने का है ना, अमेंडमेंट, ये सब कौन करेगा? हमारे राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड करेगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब एपीएमसी में ये अपन ने बना तो दिया 1961 में, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं? तो सरकार ने बोला कि ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान का एरिया है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान का एरिया है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, इसको है ना आप डिवाइड कर लो, ठीक है, और एरिया के हिसाब से अपन ने मंडियों को निर्धारित कर दिया। तो हम क्या करते हैं ना, मार्केट एरिया डिनोट करते हैं कि स्टेट को अपन मार्केट एरिया में बांटेंगे और उसके हिसाब से मंडियां रहेगी, है ना, कृषि मंडी रहेगी, फिर है ना छोटी मंडी, फिर गांव वाली मंडी, वो सब आपको पता है, अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर मोटा मोटा अपन को पता है कि हाँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए हमारे पास एक एक्ट है 1961 का, जो पूरी चीजें इंप्लीमेंट करवाता है। इंप्लीमेंट करवाने के लिए दो बॉडी है हमारे पास, एक तो हमारे पास कृषि विपणन बोर्ड है, और उसके अलावा हमारे पास एक तो हमारे राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, दूसरा हमारे पास कृषि विपणन निदेशालय है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, ये है। अब ये बताओ, ये जो 1961 का एक्ट था, इसमें तो अपन ने सबको इंक्लूड कर दिया था कि हर चीज पहले कहां पे, मंडी में बिकेगी। पर धीरे धीरे चीजें रिफॉर्म मांगती है, धीरे धीरे सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिचौलियों का जो सिस्टम होता था, जो बीच में है ना उनकी फसल को मार्केट में जाने से पहले ही हड़प लेते थे, वो सिस्टम धीरे धीरे भी सुधरता गया, और किसानों को क्रेडिट के, कोऑपरेटिव क्रेडिट के खूब सारे मैकेनिज्म मिले, सहकार बैंक को और बैंक से भी लोन वोन मिलने लगा, तो थोड़ा बेटर सिस्टम हुआ। लेकिन ये सिस्टम कहीं ना कहीं पे थोड़ा घातक हो गया हमारे लिए कि हर चीज मंडी से ही पहली खरीद मंडी में हो। जैसे मान लो वेजिटेबल्स हैं, तो कुछ प्रोडक्ट पेरिशेबल होते हैं, कुछ है ना नॉन पेरिशेबल होते हैं, को बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब सब्जियां, फल फ्रूट ऐसी चीजें हैं जिनको अगर अपन मैं मंडी में बेचने जाऊं, फिर बाद में मंडी में बेचने जाऊं, फिर मंडी से आगे जाके पीछे खराब हो सकती है। ठीक है, मंडी में अपन नॉन पेरिशेबल, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, लंबे टाइम के लिए चलती है, तो समझ में आता है। तो धीरे धीरे एपीएमसी एक्ट में खूब सारे रिफॉर्म लिए गए। अब चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, तो इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए सेंटर ने भी एक मॉडल एक्ट बनाया, एपीएमसी मॉडल लॉ, कि उसके अनुसार राज्यों ने अमेंडमेंट किए अपने अपने एपीएमसी वाले एक्ट में। ठीक है, तो हमने भी राजस्थान ने जो केंद्रीय सरकार ने हमें बना के दिया कि 2003 में एक एक्ट बनाया कि ये मॉडल लॉ है, बाकी स्टेट अपने अपने हिसाब से कर लो, तो हमने भी उस हिसाब से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए। तो हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, पर जब भी हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं, राजस्थान में रिफॉर्म की बात करते हैं, तो हमने क्या क्या किया है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले 1961 में हमारे पास प्राइमरी एक्ट है, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961। ठीक है, फिर सिंगल पॉइंट फी हुई, ये ज्यादा काम की नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि मॉडल एपीएमसी एक्ट आता है केंद्र सरकार का 2003 में अमेंडमेंट से, और उसके बाद राज्य सरकार ने अलग अलग स्टेट उसमें रिफॉर्म करता है कि हाँ, हम भी हमारे एपीएमसी में रिफॉर्म करेंगे। तो क्या क्या रिफॉर्म करते हैं? तो अपन जैसे जनरल बात करते थे, तो अपन ने प्राइवेट मंडीज को अलाउ किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अलाउ करी, है ना। अलग अलग मंडी में बेचने जाते हैं, अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो सिंगल लाइसेंस की अपन ने व्यवस्था करी। तो अपन ने क्या किया, सिंगल लाइसेंस की बात करी, प्राइवेट मार्केट्स को अलाउ किया, है ना, ट्रिपल पी की अपन ने बात करी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमने अलाउ किया, ये सारी चीजें अपन ने करी। फिर जैसे मैंने बताया कि फिर धीरे धीरे एपीएमसी में सारी चीजें होती थी, तो फिर अपन ने उनमें से समझ में आता है कि यार ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं, जरूरी नहीं कि इनकी खरीद मंडी से हो पहले। तो डायरेक्ट अगर इनको मार्केट में बेच सकते हैं तो बेच सकते हैं, फार्मर डायरेक्ट जाके मार्केट में बेचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने वहां से उस एक्ट में से इनको डीलिस्ट किया। ठीक है, तो हमने रिफॉर्म में बात करेंगे तो सबसे पहले ये रिफॉर्म है, फिर उसके बाद एपीएमसी के लाइन में हमने कुछ रिफॉर्म किए, और फिर हमने डीलिस्टिंग करी, और उसके बाद आजकल हम जब बात करते हैं ना, तो आजकल हमने एग्री प्रोसेसिंग को प्रमोट किया। ठीक है, तो हमने एग्री प्रोसेसिंग को प्रमोट करना स्टार्ट किया, और तो 2014-15 की पॉलिसी, 2019 की पॉलिसी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग वाली पॉलिसी आती है। और आजकल हम क्या चाह रहे हैं, आजकल हम चाह रहे हैं कि किसानों को एक व्यापक मार्केट मिले। मैं अपनी फसल बेचना चाहता हूं, मुझे आसपास के 2 मंडियां दिख रही है, जैसे जयपुर में हाँ भाई बस्सी वाली मंडी दिख रही है, कोई दिख रही है बूंदी कोटा में बूंदी की मंडी दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे मेरी फसल का वाइडर मार्केट मिले, मुझे दूसरे स्टेट में क्या रेट चल रही है, क्या पता मैं अगर लहसुन है यहाँ लोकल मंडी की वजह में कहीं दूसरे है ना तमिलनाडु में बेचना चाहूँ, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ,
ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाएं, केंद्र सरकार चाहती है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हर मंडी को अपन कनेक्ट कर दें, ठीक है। और ऑनलाइन बायर भी सारे आ जाएं, सारे सेलर भी आ जाएं, सारे फार्मर जो बेच रहे हैं वो भी आ जाएं, सारे बायर भी आ जाएं, मंडियां भी आ जाएं, और फिर अपन ऑनलाइन एक वाइडर मार्केट और एक प्राइस डिस्कवरी बेटर कर सकें। इतने खरीदने वाले हैं, इतनी फसल बेचने वाले हैं, तो भाई ढंग की प्राइस जो भी होगी, जो भी ऑक्शन होगा, जो भी रेट आ रही होगी वो बेटर हो जाएगी, तो प्राइस डिस्कवरी हमारी बेटर हो गई। ये हम करना चाह रहे हैं। तो आजकल मार्केटिंग में हम ई नाम को, डिजिटल पुश को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हमने ये 2005 में राजस्थान ने भी अपने अमेंडमेंट किया और यूनिफाइड लाइसेंस किया, सिंगल पॉइंट मार्केट फीस किया, मोटी मोटी प्राइवेट मार्केट को अलाउ किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया, ई ट्रेडिंग को अपन ने अलाउ किया। ये सारी चीजें अपन लिख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं ई नाम पे। ई नाम में कैसे काम होता है? पहले तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और पैन इंडिया स्कीम है। इसमें अपन क्या करना चाह रहे हैं, सारी मंडियों को ऑनलाइन सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, सारे फार्मर्स ऑनलाइन आ जाए, सारे बायर्स ऑनलाइन आ जाए, और एक वाइडर मार्केट बने, एक सिंगल एग्रीकल्चर मार्केट अपन डेवलप करना चाह रहे हैं। जो अभी अलग अलग स्टेट का अलग अलग मार्केट है उसको अपन सिंगल यूनिफाइड इंडिया के हिसाब से मार्केट चाहते हैं। इसमें अपन करते कैसे होंगे, क्या करते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई किसान हूं, मैं अपनी फसल को लेके गया मंडी ए में, कोई भी मंडी, जैसे बस्सी की मंडी ले लो आप, ठीक है। मैं अपनी फसल को लेके गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे गेहूं है, और तो यहाँ पे क्या होगा, इस गेहूं की असेसिंग होगी ना, कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है। अब इसके लिए आजकल एआई भी यूज होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब है, पर जनरली एआई से, एमएल से, जैसे मैंने मान लो मैंने कोई स्कैनर बना रखा है, ठीक है, मैं उस गेहूं को स्कैन करता हूं, क्वालिटी पता चलती है, उसमें मॉइस्चर कितना है, क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से प्राइस डिस्कस कर लेंगे कि भाई हाँ इस गेहूं की क्वालिटी ये है, इस गेहूं की क्वालिटी ये है। उसके हिसाब से मैंने देख लिया कि भाई हाँ 2500 रुपये में ये तेरी बोरी जाएगी एक, ठीक है, 2500 रुपये बोरी में। मैंने फिर क्या करूँगा, मैंने मंडी में इसका, भाई मंडी में किसान ए आया था, इसकी भाई 10 बोरियां हैं गेहूं की और 2500 का भाव ले लगा रहा है, आ जाओ भाई, ये इसने ऑक्शन डाल दिया, रजिस्टर्ड। अब मान लो कोई कर्नाटका में कोई किसान बैठा है, कोई तमिलनाडु में कोई किसान बैठा है, ये बोल रहे हैं कि ठीक है, इसने भी देखा कि यहाँ इसने देखा होगा इस क्वालिटी का गेहूं अपने यहाँ तो 3000 में मिलता है, तो क्यों ना अपन वहां से खरीद लें और मोटा मोटा देखेंगे तब भी फायदे में है। ये भी सोच रहा होगा कि अगर है ना इसको भी यहाँ बेचने जाओगे तो 2500 में बिकेगा, इसको भी फायदा है कि थोड़ा बहुत अपन को पैसा आ जाएगा। तो ये बोली लगा रहा है, कोई 2700 लगा रहा है, कोई 2800 लगा रहा है, ठीक है। तो एक फाइनल ऑक्शन में एक बोली समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई 2800 रुपये में ये इसकी बोरी जाएगी, ठीक है। अब 2800 रुपये में इसकी बोरी जाएगी, तो क्या होगा, ये मंडी इसको डन कर देगी डील को, ये इनसे बोरी ले लेगी, ये पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, पूरा ऑनलाइन सिस्टम चलेगा, फार्मर के खाते में आ जाएगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन इसको इधर कर देंगे मंडी के थ्रू, ठीक है। ये बेसिक सा नॉर्मल सा समझाने के लिए सिस्टम मैंने बताया कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये ई नाम का सिस्टम काम करता है जो अपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2016 में हमने स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और हमने लगभग हमारी राजस्थान की 173 मंडी को इंटीग्रेटेड कर दिया है। राजस्थान ने जो मतलब जो स्टेट ई नाम में आगे चल रहे हैं उनमें हम भी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इससे रिमोट बिडिंग कर सकते हैं अपन, मोबाइल पेमेंट से ऑनलाइन हो जाएगा, क्वालिटी का असेसमेंट हो जाएगा, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम आजकल ये कर रहे हैं, ठीक है। अब ई नाम को प्रमोट करने के लिए और क्या क्या चीजें हैं, है ना। ई नाम को प्रमोट करने के लिए हम फार्मर को एक बार तो डर लगेगा, आजकल फार्मर्स है ना कि यार एक तो फटाफट बेच के आगे तुरंत पैसा आ गया, एक डर लगा रहता है, अरे ऑनलाइन वहाँ पे क्वालिटी चेक होगी, फिर ऐसी दिक्कतें आएगी, फिर वो वहाँ पे बेचेंगे, जाने कैसे प्रोसेस होगा, क्या डर लगा रहता है। तो वो सबके लिए भाई यार तुम ई नाम से करो, इसके लिए सरकार ने एक योजना लेकर कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना में अपन क्या करना चाहते हैं, फार्मर्स को ई नाम के थ्रू ई नाम का यूज कर सकें, उसके लिए अपन प्रमोट करना चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको 10,000 रुपए का सेल पे कूपन मिल जाएगा, 10,000 रुपए तक का कूपन उनको सेल पे मिल सके, और एडिशनल भी ज्यादा सेल करोगे तो ज्यादा कूपन, इस तरह का है। ये चीजें हैं। तो मार्केटिंग में ये चीज देखिए, एक मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में भी मार्केटिंग काम करती थी। मैंने आपको राजफेड समझाया था कि हाँ, कि जब एमएसपी से खरीद करवाते हैं अपन, है ना, तो जो ये क्रय विक्रय समितियां होती है ये एमएसपी पे राजफेड के बेसिस पे खरीद करते हैं, और राजफेड को अगर कोई सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें देनी होगी सब्सिडाइज रेट पे, तो वो इनके थ्रू नीचे देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो राजफेड ये फर्टिलाइजर सीड देने की करता है। अब इसके अलावा आपके इकोनॉमिक रिव्यू में 2 मेले दे रखे हैं कि हमारे
हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि कैसे राजस्थान है ना स्पाइस में, मसालों में जो खासकर बीजे मसाले हैं उसमें एक स्पाइस हब के तौर पे काम करता है। तो उसके लिए एक स्पाइस फेयर हुआ था, ठीक है, जवाहर कला केंद्र पे, जो जयपुर में हमें देखने को मिला था मई के अंदर। तो भरी दोपहर में हम मसाले बेचने निकले थे, है ना, ये इतना सा याद रख लो। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर हुआ था जवाहर कला केंद्र पे, इसमें हमारे यहाँ पे कौन कौन से मसाले मिलते हैं ये सब चीजें हमने देखने की कोशिश करी थी। क्या ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये चीजें हैं। कोऑपरेटिव में कंज्यूमर मार्केट कैसे काम करता है, अपन कॉन्फिड अपन पहले देख चुके थे। तो अपन ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अपन ने क्या देखा, है ना, अपन ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अगर आपको अपन को लिखने के हिसाब से या याद रखने के हिसाब से जो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, तो भाई एक तो अपन वो 1961 का एक्ट है, ठीक है, इसमें मेजर अमेंडमेंट अपन ने 2005 में अमेंडमेंट किया। किसके बेसिस पे किया था, 2003 का जो सेंटर का एपीएमसी मॉडल लॉ है, एपीएमसी मॉडल लॉ। आपने फार्म लॉ की डिबेट पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना, फार्म लॉ की बात हुई थी, 3 फार्म लॉ लाना चाहते थे, एपीएमसी में रिफॉर्म करना चाहते थे, वो सारी ले दे के यही बातें थी, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन ने किया, और अपन ने क्या किया, फिर अपन ने डीलिस्टिंग करी थी, ठीक है, याद आ रहा हो तो आपको ना, डीलिस्टिंग में अपन ने वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट्स को अलग किया था, ठीक है, और फिर हमने प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दिया था। तो प्रोसेसिंग की अपन पॉलिसी, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट अपन करना चाह रहे थे, मार्केटिंग को अलाउ करना चाह रहे थे, और फिर आजकल हमने ई नाम को प्रमोट कर रहे हैं। ये मार्केटिंग के हमारे मोटे मोटे रिफॉर्म है। मोटे मोटे रिफॉर्म में अपन ने सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस की बात करी थी, सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस अपन करना चाह रहे थे, है ना। प्राइवेट मार्केट को अपन ने, प्राइवेट मंडी को अपन ने अलाउ किया था, ठीक है। उसके अलावा जो 3 मॉडलों में एक बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी, पर राजस्थान अलाउ कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात करी थी, ठीक है। ये चीजें हुई थी। 2 हमारे यहाँ पे हमने देखा था, एक तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, ठीक है, और एक डायरेक्टोरेट है, एक डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। ये 2 काम करते हैं, और एरिया वाइज अपन मंडी में बांटते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, उसके हिसाब से मंडी काम करती है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में अपन ने पढ़ा था। और अपन ने देखा था कि मार्केटिंग के लिए लोकल लेवल पे, अगर अपन को नीचे के लेवल पे एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट होगा, तो कई बार आपने अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि राजफेड एमएसपी प्रोक्योर करवा रहा है, ठीक है। तो राजफेड करवाता है, और है ना, क्रय विक्रय समितियों के माध्यम से ये प्रोक्योर करवाएगा, और इनको सीड फर्टिलाइजर देना होगा तो ये देगा भी सही। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अपना बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपन करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट है, डाउट हो तो आप, टेलीग्राम आईडी है मेरी, ठीक है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, connect_A2Z। कनेक्ट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो A to Z आपको यहाँ पे एड्रेस करता हूं मैं। ये अपन ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग देख ली थी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना, जो आई होप आप लोगों ने किए भी होंगे, और पर क्वेश्चन पे मैं लास्ट में आऊंगा, पहले अपन लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। कितने लोगों ने क्वेश्चन इजी लगे? इजी थे, ज्यादा कुछ तो पूछ नहीं रहे, सिंपल सिंपल चीजें पूछ रहे थे। अब एक चीज, अपन जब प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग में सबसे जो ज्यादा अपन प्रोसेसिंग करते हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की करते हैं, ठीक है। जैसे तो अपन ने हॉर्टिकल्चर के बारे में जब शुरू में देखा था, तो अपन ने वेजिटेबल की बात करी थी, मसालों की बात करी थी, फ्रूट्स की बात करी थी, हमने एरिया देखा था, प्रोडक्शन देखा था, वो चीज हमने देखी थी जब अपन प्रोडक्शन की बात कर रहे थे क्रॉप में। लेकिन थोड़ा सा अपन हल्का फुल्का डिटेल में देख लेते हैं कि हाँ, हॉर्टिकल्चर में राजस्थान में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब मैं बागवानी की बात करता हूँ, हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ, तो आती क्या क्या है हॉर्टिकल्चर के अंदर? तो नॉर्मली से तो ऐसा लगता है मैं, हाँ, कि भाई सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आती हैं, बट इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आपके फूल भी आएंगे, मेडिसिनल प्लांट भी आएंगे, आपके एरोमेटिक प्लांट भी आएंगे, गुलाब गुलाब, ठीक है, एलोवेरा, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हॉर्टिकल्चर में आती है। और मसाले हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का हम 3 से 4% के आसपास प्रोड्यूस करते हैं। स्पाइसेस में अपन, है ना, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे अपन एरिया में नंबर 1 है और प्रोडक्शन में अपन नंबर 2 है, ठीक है। फ्लावर्स में लिमिटेड है और मेडिसिन प्लांट में अपन अच्छे खासे हैं। तो इनमें
क्या क्या मिलता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि हमारे यहाँ पे फल, सब्जियाँ, मसाले, फूल, है ना, ये खुशबू वाले पौधे, है ना, और सुगंधित पौधे और जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हमारे राजस्थान की जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, ये खासकर जो मसाले होते हैं उसमें भी खासी बीजे मसाले होते हैं, सीड जो वाले होते हैं, वो जो ड्राई सीड वाले होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। इसबगोल हो गया, ठीक है, मेथी दाना हो गया, उनके लिए हमारी जलवायु सूटेबल होती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्यों हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको एक, जब अपन विकसित राजस्थान की बात कर रहे थे और विकसित राजस्थान की बात कर रहे थे, उसमें एग्रीकल्चर जब मैं पढ़ा रहा था कि क्या एग्रीकल्चर का हमारा विजन है 2047 के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फसल में विविधीकरण करते हैं, जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो हम 40% तक इनकम बढ़ा सकते हैं 2047 तक। तो जब वो इनकम कैसे बढ़ेगी, वो इनकम सिर्फ गेहूं चना बेचने से नहीं आएगी, वो इनकम आएगी हम डाइवर्सिफाइड करें जहां पे हमें पैसा ज़्यादा मिले, तो वो हमें दिखाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। आप एक गुलाब का गार्डन लगाइए, आप ना हॉर्टिकल्चर कीजिए, ठीक है, आपको अच्छी रेट मिलेगी, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले अपन लेते हैं मसाले, कि मसालों में हमारे यहाँ पे क्या क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि बीज या मसाले हमारे यहाँ पे थोड़े बेटर मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसबगोल हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, है ना, मेथी दाना हो गया, ये सब हमारे यहाँ पे मिलते हैं। अब किसमें कितनी रहेंगे ये क्या है, हमें बस ये याद रखना है कि मसालों के अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हम पहले स्थान पे आते हैं, उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे आते हैं, राजस्थान। और ये पुराना डेटा मिला था मुझे नेट पे 21-22 का, ठीक है, इन्हीं एग्रीकल्चर वाली डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। तो हम राजस्थान में लगभग अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत का क्षेत्रफल अगर मान लो 100 बीघा में अगर मसालों की खेती हो रही है तो 18.5 बीघा वो राजस्थान का है। और अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जरूर 9.5 का है। तो हमारी एक तो प्रोडक्टिविटी कम है, मसालों का उत्पादन में एरिया बहुत है लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो हम एरिया वाइज तो अपन फर्स्ट आते हैं और प्रोडक्शन वाइज हम सेकंड आते हैं। प्रोडक्शन वाइज लगभग पूरे भारत का 9.5% मसालों का जो उत्पादन है वो राजस्थान की तरफ से होता है, ठीक है। अब कुछ प्रमुख मसाले हैं जो मैं आपको बताता हूं कि जिनमें हम रैंक 1 पे चल रहे हैं। जैसे मैं इसबगोल की बात करता हूं, ठीक है। जब अपन इसबगोल की बात करते हैं तो इसबगोल में अपनी रैंक 1 आती है। फिर अपन मेथी की बात करें, है ना, इसबगोल हो गया। इसबगोल का अगर अपन प्रोडक्शन में बात करें लगभग, ये अगेन पुराना डेटा है, ठीक है, 21-22 का, बट अभी भी आसपास यही चल रहा होगा, है ना, 21-22 का डेटा है। लगभग इसबगोल का 93%, है ना, 93% उत्पादन राजस्थान में होता है। तो जब हम शुरू में विकसित राजस्थान की अपन बात करें तो स्ट्रेंथ की बात स्ट्रेंथ की हमने बात करी थी। तो स्ट्रेंथ में हमने लिखा था कि भाई दूध में हम सेकंड पे आते हैं यूपी के बाद, वूल में हम फर्स्ट पे आते हैं। वैसे ही हम कई सारी मसालों में उत्पादन में अपन फर्स्ट आते हैं, उत्पादन में अपन सेकंड आते हैं, क्षेत्रफल में फर्स्ट आते हैं। और उस उत्पादन में सबसे ज्यादा अपन इसबगोल का अपन पास मोनोपोली है 93 के बाद। मेथी दाने की बात करें, फेनुग्रीक की अपन बात करें लगभग 45% अपन करते हैं। उसके बाद जीरा की बात करें 42% हो गया, लहसुन की बात करें 17% हो गया, ठीक है। फेनल सौंफ की बात करें, अजवाइन की बात करें, धनिया की बात करें, ये हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। टोटल हम 9.5% के आसपास हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो हमें रैंक 1 वाले 3 चीजें याद रख सकते हो आंसर राइटिंग में लिखने की भी, कि हम इसबगोल, फेनुग्रीक और क्यूमिन जीरा में अपन रैंक 1 पे आते हैं, ठीक है। अब इसबगोल कहाँ पे होता है, तो ना आपको पता चल जाएगा कि ये सब वेस्टर्न राजस्थान में होते हैं, सूखे मसाले हैं, ठीक है। इसबगोल आपको वेस्टर्न राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, नागपुर, जैसलमेर, उस, है ना, सॉरी नागपुर क्या नागौर, उस साइड देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर अपन जैसे मान लो मेथी दाने की बात करें तो मेथी दाना भी आपको उसी साइड देखने को मिलेगा, ठीक है, और जगह पे भी होता है। उसके अलावा जीरा की बात करें तो अपन ने ये भी देखा था कि जीरा का जो प्रोडक्शन है वेस्टर्न राजस्थान में बढ़ रहा है, तो ये भी वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगा। बाकी धनिया हाड़ौती साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हाड़ौती साइड में होता है, नीचे की साइड होता है। और ये सौंफ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थोड़ी सी। लहसुन है, ये भी हाड़ौती साइड में होता है, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, ये नीचे की साइड में होता है। बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो अपन ने मसालों की बात कर ली। हॉर्टिकल्चर में और क्या चीजें होती थी मसालों के अलावा,
बागवानी में और क्या करते थे, मसालों के अलावा फ्रूट्स आते हैं। तो फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स अपने पास पॉपुलर होते हैं, तो किन्नू है, अपन ने देखा था श्री गंगानगर साइड में होता है ना, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, यहाँ पे झालावाड़ में तो ऑरेंज संतरा वाली भी चीज़ें हैं। किन्नू वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा है, ठीक है। अनार की खेती वेस्टर्न राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, जोधपुर में आपको अनार की खेती देखने को मिलेगी। हमारे जो बेर आते हैं वो हो गए, ठीक है, अनोला, मैंगो, ये चीज़ें देखने को मिलती है। और इसी के रिगार्डिंग आपको याद आ रहा होगा तो मैंने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताए थे जो इस बार के बजट में अनाउंसमेंट हुए थे। कमेंट सेक्शन में मुझे वो तीनों एक्सीलेंस सेंटर बताइए। मैंगो का कहाँ पे था, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, किन्नू का कहाँ पे था, ठीक है, ये बताना। एक वेजिटेबल वाला था, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कि अलवर के आसपास, वेजिटेबल एंड ऑनियन वाला अलवर के आसपास था। आपको बताना है मैंगो का कहाँ पे खोला था और अपन ने किन्नू का कहाँ पे खोला था। ये मोटे मोटे फ्रूट्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एरिया वाइज भी आपको हल्का फुल्का, राजस्थान में रहते हो आपको पता है कि कौन सा फ्रूट किधर होता है। जैसे गोवा अमरूद की बात करेंगे तो भाई अमरूद किधर होगा, सवाई माधोपुर साइड में हमें देखने को मिलेगा, है ना, सवाई माधोपुर, भरतपुर, हाड़ौती साइड में हमें देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको हल्की फुल्की आइडिया भी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रैंक विंग पे अपन नहीं जाएंगे, है ना। वेजिटेबल कौन कौन सी होती है भाई, तो भाई प्याज, आलू, टमाटर, वही वाली चीज़ें हैं जो हर जगह पे हमारे को देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे वेजिटेबल भी बहुत होती है ना, जैसे बूंदी वाले एरिया में हो गई या फिर अपने जैसे अलवर वाले एरिया में हो गई, यहाँ पे भी वेजिटेबल देखने को मिलती है। और उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो मेडिसिन प्लांट और एरोमेटिक प्लांट होते हैं, उसमें इसबगोल हो गया, हीना हो गई, ठीक है, एलोवेरा हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्लावर में अपन बात करें तो अजमेर के आसपास आप एरिया में देखोगे तो जो गुलाब है उसको गुलकंद बनाने के लिए यूज लेते हैं। तो ये भी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो अगर मान लो 5 मार्कर 10 मार्कर में आंसर आता है हॉर्टिकल्चर पे, तो आपके पास ठीक ठाक रहेगा कि हाँ हॉर्टिकल्चर में ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें होती है और ये एरिया है। आप मैप बना के भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस एरिया के आसपास ये चीज़ें होती है। और हॉर्टिकल्चर में और क्या है, तो हॉर्टिकल्चर में अब इनको प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही है, ठीक है, ये भी आपके इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखा है कि हम हॉर्टिकल्चर के लिए कौन कौन सी स्कीम करते हैं। हम जब इस चैप्टर में बात करेंगे कौन कौन सी स्कीम अपन पढ़ेंगे, एक तो मोटी मोटी अपन ये पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर प्रमोशन के लिए कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है। एक जनरल अपन एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्कीम काम में ले रहे हैं। एक अपन बात करेंगे फार्मर्स के वेलफेयर के लिए अपन कौन सी स्कीम ले रहे हैं, ठीक है। एक तो अपन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक बात करेंगे कि प्रोडक्शन अपन को बढ़ाना है, एक अपन को फार्मर का वेलफेयर इंश्योर करना, उसको पेंशन देना, ठीक है, उसको दूसरा सपोर्ट देना, इंश्योरेंस देना, उसके लिए एक अलग टाइप की स्कीम चलेंगी, ठीक है। तो अपन लाइव स्टॉक के अलग देख लेंगे, ये सॉरी हॉर्टिकल्चर के अलग देख लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाली अलग स्कीम चलेंगे, उसके अलावा फार्मर्स के वेलफेयर की अलग चलेगी, और उसके अलावा लाइव स्टॉक जो पशुपालक हैं उनके लिए भी कुछ स्कीम्स अलग होगी, वो भी अपन डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से 3-4 टाइप की अपन स्कीमें देखेंगे। अगर क्या क्या आपके इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखी है, इकोनॉमिक रिव्यू में 2-2 लाइनें दे रखी है, बट मैं अगेन बोलता हूं कि अगर आपसे पेपर जब आपका होगा, है ना, इकोनॉमी का मेंस का पेपर होगा, तो उसमें आप कई सारी स्कीम्स देखोगे जो आपको ऐसा लगेगा कि इंडियन स्कीम है, लेकिन यहाँ तो आप ऐसा सोचोगे कि इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस है, नहीं, वो राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू में कहीं ना कहीं पे लिखी हुई होगी, इसीलिए उनको वहां पे पूछा गया है। तो अपन को जो राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू है उसके अंदर जो भी पॉपुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा अपन ओवरव्यू लेंगे, वो कौन कौन सी स्कीम भी चल रही है। ये ठीक है, अपन ने बात कर ली थी, है ना। और हाँ, मसालों की जब अपन बात कर रहे थे, एक मैंने बता भी दिया था वैसे, पर मसालों को 2 मेले हुए हैं ठीक ठाक। ले देखिए हर मेले में क्या करते हैं अपन, हाँ कि हमारे देखो भाई यहाँ से ये मसाला उत्पन्न होता है, अपन बेचने की कोशिश करते हैं, दुकानें हाट लगाते हैं और अपने मसालों को दिखाते हैं, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि भरी दोपहरी मई में अपन बेचने निकले, अपन ने लगाया कहाँ पे, बिरला ऑडिट, इसमें अपने जवाहर कला केंद्र के अंदर भरी दोपहरी 18 मई के आसपास, ठीक है, कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर, ठीक है, कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे थे। एक मसाला कॉन्क्लेव अपन ने सितंबर में लगाया, ठीक है, ये बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में लगाया। ले देखिए करना सारी चीजें वही है ना, मसालों को अपन को बेचना है, मसालों को दिखाना है कि भाई हमारे यहाँ पे ये मसाले होते हैं, ये क्वालिटी के होते हैं। अब उसी में राज स्पाइस ऐप अपन ने लॉन्च करी थी, है ना, ये चीजें, और ये किसने करवाया था, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इतनी सी बात याद रखनी है, आ जाए तो मुझे नहीं लगता काम के आएंगे। लेकिन अपन जब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में प्रमोशन के लिए, तो अपन ने बोला कि राजस्थान स्पाइस हब के तौर पे उभर रहा है, तो स्पाइस हब है, तो स्पाइस हब को प्रमोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो भाई मेलों का आयोजन अपन करते हैं, ठीक है, ये इस तरह के अपन फेयर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये चैलेंजेस हैं हॉर्टिकल्चर के, जो अपन फिर मेंस के टाइम देखेंगे कि क्या क्या है। स्कीम्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है। तो एक आपके इकोनॉमिक रिव्यू में 4 स्कीम दे रखी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन दे रखा है, एक बेम्बू मिशन दे रखा है, एक एग्रो फॉरेस्ट स्कीम दे रखी है, और एक राष्ट्रीय कृषि विकास
योजना दे रखी है ना। अब ये नेशनल हॉर्टिकल्चर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पहले खूब सारी स्कीम चलती थी हॉर्टिकल्चर के लिए, खूब सारी अलग अलग है ना। जैसे उसमें ये क्या बोलते हैं, नेशनल बैम्बू मिशन में एक स्कीम आ गया, हॉर्टिकल्चर में मिशन आ गया, तो बहुत सारी स्कीम होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारी स्कीम को एक साथ करके हॉर्टिकल्चर को एक बड़ी स्कीम लेके गए, MIDH ना, एकीकृत बागवानी मिशन वाले, ठीक है, मिशन है ना, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। अब ये जो जितने भी अपन देख रहे हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया या फिर नेशनल बैम्बू मिशन हो गया, ये इसी का पार्ट है ना। तो हॉर्टिकल्चर में अपन क्या करते होंगे, इस वाले है ना सारी स्कीम को अपन लेके गया MIDH के अंदर आ गया। MIDH एक बड़ी स्कीम है, उसके अंदर ये सारी चीजें अभी वर्तमान में चल रही है। तो इसमें अपन क्या है, जो पुराना जो कंपोनेंट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में, इसमें अपन क्या है, वही जो हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनका एरिया बेसिस पे अपन स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, है ना। इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, इनका एरिया इंक्रीज करना चाहते हैं, और कोई यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी अपनाते नहीं है। एरिया बेसिस पे राजस्थान में अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, यूपी में अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो एरिया बेस अपन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ठीक है। तो अपन ये करने, तो एक तो अपने हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, एक बैम्बू मिशन चल रहा है। बैम्बू दिखने में बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन बहुत काम की चीज होती है ना। सिर्फ झाड़ू जो अपन देखते हैं वो नहीं, इससे इवन बिल्डिंग मटेरियल, इवन आपका जो सरिया होता है, सरिये की जगह बांस की पतली पतली डंडियां होती है ना, उनसे भी जो उनको थोड़ा सा एक केमिकल का लिक्विड का लेप करके आप सरिये की जगह बांस की डंडियों का भी स्ट्रक्चर बना दोगे, वो भी 90-100 साल चलता है। इवन IIT में, हमारे कॉलेज में, मैंने मेरे हॉस्टल में देखा है कि जो गार्ड के रूम होते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर बाहर बनाया गया था, वो बांस की डंडियों का बनाया गया था, ठीक है। तो बांस बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, तो हम भी प्रमोट कर रहे हैं। तो राजस्थान में अभी कोई ढंग का बांस का प्रमोशन नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो नेशनल बैम्बू मिशन है उसके अंतर्गत अपन राजस्थान में बांस का प्रमोशन बढ़ाएं। तो अभी इतना ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं है, पर अपन चाहते हैं। तो अपन यहाँ पे बांस के लिए उत्पादन करने के लिए नई नई नर्सरीज बना रहे हैं, जहां पे अपन वो बांस के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और फिर वो आगे जाके ग्राउंड लेवल पे अपन उनको उगा सकें, ठीक है। तो अपन हाईटेक नर्सरीज बना रहे हैं बंबू प्रोडक्शन के लिए। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम है। ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। एक अपन नॉर्मल हॉर्टिकल्चर में एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ जाता है। फॉरेस्ट्री में मतलब खेती अपन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि रिसर्च भी बताती है, अगर किसी खेत में, मान लो कोई बाजरा का खेत है, अगर बाजरा का खेत है, अगर उसके चारों ओर बाउंड्री पे खेजड़ी के भी पेड़ है, या कहीं पे अपन ने दूसरे तरीके से भी अपन ने एग्रो फॉरेस्ट्री कर रखी है, कृषि वानिकी अपन ने कर रखी है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो बाउंड्री पे जो कई सारे पेड़ होते हैं, मॉइस्चर को बचा के रखते हैं, हवा से रक्षा करते हैं, खूब सारी चीजें करते हैं, उनसे फल भी मिलते हैं, कई सारी चीजें। खेजड़ी फॉर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा देखा गया कि जहाँ पे खेजड़ी अपन ने एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज कर रखे हैं, वहां पे 20% तक उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। ऐसा रिसर्च भी बताती है। तो अपन भी चाहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री को थोड़ा ढंग से किया जाए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का सिंपल सा मतलब है कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक है ना, और फार्मिंग जो अपन कर रहे हैं, और फॉरेस्ट्री ना, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक वाली जो फार्मिंग अपन कर रहे हैं, और ये फॉरेस्ट्री, ये तीनों अगर मैं एक ही जगह पे कर दूं तो वो मेरी एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाती है। तीनों के बेनिफिट अपन को मिल जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट का फॉरेस्ट मिल गया, हमारी क्रॉप की क्रॉप प्रोटेक्टेड हो गई, उसमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट के न्यूट्रिएंट बढ़ गए, लाइव स्टॉक का वेस्ट आया था वो भी काम आ गया, लाइव स्टॉक को छाया भी हो गई पेड़ों की, खूब सारे बहुत बात हो जाती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी अपन प्रमोट करें, क्या, क्यों, कैसे, थोड़ा डिटेल में अपन आगे देखेंगे। और थोड़ा इसलिए भी देखेंगे क्योंकि जब अपन इंटरव्यू में बात करते हैं, तो जब राजस्थान में बात करते हैं, हमने बात करी थी कि क्या बोला था अपन कि 10.11 हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्टलैंड है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है, जहां कृषि योग्य अयोग्य भूमि है, जिसपे अपन खेती कर सकते हैं बट अयोग्य है, बंजर भूमि है पर खेती कर सकते हैं, अगर उसमें अपन डालें तो वहां उस एरिया को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो वहां पे अपन एग्रो फॉरेस्ट्री धीरे धीरे कर सकते हैं, ये सब चीजें। इसलिए थोड़ा सा एग्रो फॉरेस्ट्री को अपन और भी डिटेल में देखेंगे कि क्यों जरूरी है, और खासकर जिस हिसाब से खेजड़ी को काटा जा रहा है, तो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को अपन और प्रमोट करें। उसके अलावा जहां पे हॉर्टिकल्चर हो रहा था, है ना, जहां पे ये फ्रूट्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स चल रही थी, वहां पे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया। और जहां पे ये चीजें नहीं है, जो कुछ एरिया है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हमारे 41 के 41 डिस्ट्रिक्ट में चलता है, 41 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। बट मान लो इन डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक हैं, कुछ एरिया है जहाँ पे, है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में तो नहीं चल रहा होगा, कुछ एरिया जहाँ पे छूटे होंगे, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर मिशन नहीं चल रहा है, वहां पे अपना चलता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें जो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाता है वो वाला कंपोनेंट। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन खजूर की खेती प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है, खजूर की खेती प्रमोट कर रहे होंगे, वेजिटेबल क्लस्टर बना रहे होंगे, सब्जियों के क्लस्टर बना रहे होंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये तो ये पॉपुलर 4 स्कीम्स है जो हमारे राजस्थान में इंप्लीमेंट हो रही है। थोड़ा सा अब थोड़ा डिटेल में अपन हल्का फुल्का देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय बांस मिशन है, और कृषि वानिकी योजना है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ठीक है। ये स्कीम थोड़ी डिटेल में अपन देखेंगे भी सही।
इनको अपन डिटेल में देखें उससे पहले मैं और भी स्कीम आपकी इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखी है। मैंने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, कुछ कृषि में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म वाली, मतलब कुछ जगह पे अपन प्रोडक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्शन कुछ चीजों का प्रोडक्शन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से स्कीम है, तो उसके लिए हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन चलता है। क्या क्यों अभी अपन बात करेंगे, उसमें फिर अलग अलग चीजों का अपन प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं तो उनके मिशन चल रहा है। और प्रोडक्शन अपन किसका बढ़ाना चाहते हैं, हमें पता है कि हम ऑयल सीड जो होते हैं है ना, खाने का जो खाद्य तेल होता है उसमें से अपन 45% तो हमारी है ना खुद से मीट कर लेते हैं, 50% फाइबर हम इंपोर्ट करते हैं, तो अपन इसका भी प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक नेशनल मिशन चलता है, तो वो चीजें हैं। उसके अलावा खेती जो है ना, हम चाहते हैं, मैंने आपको अगेन एक डेटा याद करवाया था कि हम 2047 तक चाहते हैं कि हमारी जो 30% एरिया है वो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर बने, जलवायु अनुकूलित है ना, जलवायु के हिसाब से जलवायु का फर्क नहीं पड़े है ना, वो ऐसा अपन चाहते हैं कि एग्रीकल्चर आए। 30% एरिया अपन चाहते थे, तो कैसे आएगा भाई, तो अपन कुछ एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करेंगे तो उसके लिए कोई मिशन है, कुछ एरिया में अपन नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करेंगे उसके लिए कोई मिशन है, कुछ एरिया में अपन है ना सस्टेनेबिलिटी जनरल वाली बात करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो मिशन है, वो अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो कुछ स्कीम हमारे सस्टेनेबिलिटी के हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन है जो आगे देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है तिलहन के लिए, और ये दो चीजों के लिए होता है, तिलहन के लिए होता है, पाम ऑयल के लिए होता है, तो तिलहन वाला कंपोनेंट हमारे राजस्थान में चलता है। सतत कृषि मिशन है, प्राकृतिक खेती मिशन है, और परंपरागत कृषि विकास योजना है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं, इनमें से है ना कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मान लो ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलता था, ठीक है, इसके सही कई सारे कंपोनेंट आजकल प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में ले लिए हैं, ये भी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में चली गई, ये सब तो खैर वो तो वर्तमान की स्थिति है, बट ये इकोनॉमिक रिव्यू में ऐसा दे रखा है कि कौन कौन सी स्कीम चलती है। फिर अपन बात करें कि अपन ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्रॉप में किसी का, ठीक है, अपन ने सस्टेनेबिलिटी की बात कर ली कि आगे भी खेती वो की वही रहे, जिस स्पीड से केमिकल फर्टिलाइजर अपन यूज करें तो खेती की तो धरती की तो उर्वरता कम हो, तो हम चाहते हैं सस्टेनेबल रहे, तो उसके लिए अपन ने भी बात कर ली कि ये मिशन चल रहे हैं। और अपन क्या चाहते हैं कि खेती में अपन नई नई फसलों को प्रमोट करें, नई नई वेराइटी जो ब्रीड की ये हाइब्रिड सीड जो होते हैं उनको प्रमोट करें। तो भाई अगर आप डायरेक्ट तो उगा नहीं सकते, मैं बोल दूं कि किसी यूनिवर्सिटी ने ये सीड बनाया, उगा लो और प्रोडक्शन कर लो, अच्छा होगा, तो पहले उसको ट्रायल तो करें। तो ट्रायल सेंटर होते हैं, तो वहां पे उसका प्रोडक्शन देखा जाता है कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी ने जो सीड बनाया है या फिर किसी यूनिवर्सिटी ने ये मशीन बनाई है, खेती में बढ़िया काम कर रही है, तो एडेप्टिव ट्रायल सेंटर होंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे इनोवेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि खेती में हमें पता है कि 90% महिलाएं हैं जो डेयरी में काम करने वाली 90% महिलाएं होती हैं, और हम चाहते हैं कि खेती में, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, खेती में पुरुष तो काम करते हैं पर महिलाओं का भी अपन बढ़ाना चाहते हैं, तो महिलाओं को और आगे बढ़ाएं, इसके लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करें। एग्रीकल्चर एजुकेशन हमारे यहाँ पे पिछड़ी हुई, उसमें खासकर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं लेती, तो हम महिलाओं को चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर एजुकेशन ले, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ स्कीम होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे है, वो अपन पढ़ेंगे। और फिर हम ऐसा कुछ एरिया होंगे, ये बताओ जैसे राजस्थान के 41 जिले हैं, क्या 41 के 41 जिले एग्रीकल्चर में बढ़िया कर रहे हैं? कुछ जिले ऐसे होंगे जो पिछड़े हुए होंगे, ठीक है, जिनको आजकल हम पिछड़े नहीं बोल के आकांक्षित जिले बोलते हैं, कि वो पोटेंशियल है, वो उनके ऊपर अगर अपन ध्यान देंगे तो पोटेंशियल है, आकांक्षा है, वो आगे अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे जिलों पे अपन अलग से ध्यान दें। उसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम है, ठीक है, कृषि योजना है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी स्कीम अपने चल रही है जो अपने इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखी है। तो सबसे पहले MIDH के मैं बात करूं, ठीक है, हल्का फुल्का ही बताऊंगा, हल्का फुल्का ईयर वियर याद हो जाए अपन को प्रीलिम्स के लिए, बाकी ये अपने इकोनॉमिक रिव्यू में नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में अपन पढ़ते हैं, बट चूंकि अपन होलिस्टिक पिक्चर देख लेते हैं ताकि कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो हल्का फुल्का सेंटर वाली भी क्या क्या चीजें चल रही है हमें पता रहे। तो मैंने बताया कि पहले खूब सारी अलग अलग बागवानी की मिशन स्कीम्स चलती थी, तो उनको सबको अपन ने इंटीग्रेटेड करते हुए एक बड़े मिशन, एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर लेके आए, जिसका नाम दिया अपन ने MIDH, है ना, एकीकृत बागवानी मिशन, इसको अपन ने नाम दिया, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये अपन ने नाम दिया। क्या करते हैं इसमें, 2014-15 के आसपास अपन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसमें वही है कि एरिया बेस्ड अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रीजन बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और क्या करते हैं वही वेजिटेबल का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का एरिया अपन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या करते होंगे इसमें, प्रोडक्शन से लेके उसका पोस्ट हार्वेस्ट तक, उसके जो प्रोसेसिंग है वहां तक अपन इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब क्या करते होंगे, कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते होंगे, उत्कृष्टता केंद्रों का अपन निर्माण करते हैं, है ना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम चलाते हैं। इनके लिए मतलब जो भी बागवानी अपन प्रमोट करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का सीड मिले, है ना, तो अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इरिगेशन का सिस्टम अच्छा हो तो अपन इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग के बाद, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट थोड़े पेरिशेबल टाइप के ज़्यादा होते हैं, वेस्ट जल्दी हो जाते हैं, तो अपन को कोल्ड स्टोरेज को प्रमोट करने की जरूरत पड़ती है, तो ये प्रमोट करते हैं। तो कुल मिला के क्लीन प्लांट मटेरियल हो गया, ठीक है, मतलब सीड वीड अपन देते हैं, ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज को अपन प्रमोट करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं, ये सब अपन इसके अंदर करते हैं MIDH के अंदर। अब इसी के कुछ कंपोनेंट है, सारी पुरानी स्कीम्स अपन ने इसके अंदर मिक्स कर दी, तो इसके अंदर 6 खूब सारी सब स्कीम्स आ चुकी हैं, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आ गया, नेशनल मिशन ये जो नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से चलता है, नेशनल बेम्बू मिशन आ गया, हॉर्टिकल्चर बोर्ड आ गया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड आ गया, और बाकी ये अभी आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो ट्रेनिंग विनिंग देता है। तो पॉपुलर अगर मैं बात करूँ तो 2 हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन, एक नॉर्थ ईस्ट और हिमालय का अलग है, एक नेशनल बेम्बू मिशन। तो MIDH के जो कंपोनेंट हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट काम कर रहे हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल बेम्बू मिशन और हॉर्टिकल्चर मिशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो एरिया बेस्ड स्टडी करते हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा बेम्बू मिशन है जिसको अपन अब नर्सरियां बना रहे हैं और अब इंप्लीमेंट हमारे राजस्थान में होगा। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री की बताई थी आपको, है ना, कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, हम ट्रीज के साथ, है ना, लाइव स्टॉक, ये सब चीजें करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, सोइल हेल्थ अच्छी रहे, वो सब बोल बच्चन वाली बातें हैं जो अपन लिख सकते हैं। अगर इंडिया के हिसाब से या राजस्थान के हिसाब से अपन बात करें तो भारत ऐसा पहला देश था जो एग्रो फॉरेस्ट्री पे स्पेशल पॉलिसी लेके आया। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, है ना, जो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए एक नेशनल पॉलिसी लेके आता है। उस पॉलिसी लेके आता है, और हम भी अभी रिसेंटली अपन ने ड्राफ्ट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाता है राजस्थान, ठीक है। तो हमें हल्का फुल्का याद रखना कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं। तो फायदे आप सारे फायदे लिख सकते हो कि हमें एडिशनल इनकम होगी, सोइल का जो कटाव होगा वो बचेगा, माइक्रो क्लाइमेट अच्छा होगा, क्लाइमेट चेंज से अपन लड़ सकते हैं, वो सारी चीजें बोल बच्चन वाली चीजें अपन कर सकते हैं। इंडिया के डेटा की अपन बात करें, है ना, तो हम पहले ऐसे देश थे जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लेके आए थे 2014 में, ठीक है। और हमारे जो फार्म लैंड का जो 10-11% है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर है, हम और भी एडिशनल एरिया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इंडिया की बात कर ली अपन ने सिंपल सी, है ना। अब हम 2008 के आसपास एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लेके आते हैं कि क्लाइमेट से लड़ना है हमें। जब क्लाइमेट चेंज अपन मान लेते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए अपन एक एक्शन प्लान लेके आते हैं, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अंदर 8 मिशन अपन लेके आते हैं, सोलर मिशन को अपन को प्रमोट करना है, और भी बाकी के होते हैं, ठीक है। उसमें से एक मिशन होता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि हम कैसे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएं, ठीक है। तो पुराना मिशन है, इसी के अंडर एक कंपोनेंट होता था एग्रो सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसी के अंडर एक कंपोनेंट हुआ करता था सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके अंदर अपन इसको प्रमोट करते थे, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये पहले होता था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आजकल क्या है ना, कि जितनी भी खेती की स्कीम्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे अभी अपन ने हॉर्टिकल्चर की स्कीम देखी, वैसे सेंटर ने बोला कि खेती में भी खूब सारी स्कीम चल रही हैं। तो खेती में भी अपन ने फिर क्या कर दिया, 2 बड़ी स्कीम स्टार्ट कर दी, है ना, कि जहां पे कृषि उन्नति की बात करनी है, जहां पे रिसर्च की बात करनी है, वो सब चीजें करनी है, वो अलग स्कीम है, और जहां पे जनरल कृषि वाली बात करनी है वो अलग स्कीम, उसके अंदर फिर सारी स्कीम आ गई, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, है ना, कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके अपन ने बात करी, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट था एग्रो फॉरेस्ट्री वाला, ये किसके अंडर आ चुका है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। ये अम्ब्रेला स्कीम है, ये कैसी है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर खूब सारी छोटी छोटी स्कीम्स को अपन ले आए, अम्ब्रेला स्कीम है, ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। तो ये जो NMS है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर जो चलती थी, है ना, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, वो अपन किस में अंदर आ गई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर आ गई है। अब इसके अंडर अपन एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं। ये नेशनल लेवल पे मैंने आपको बात बताई। नेशनल लेवल पे और मैंने क्या बताई, हम नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लेके आते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लेके आते हैं अपन, ठीक है, 2014 में फर्स्ट नेशन होता है, और हमारे लगभग 10-11% फार्म लैंड पे एग्रो फॉरेस्ट्री होती है,
ठीक है, ये डेटा मैंने आपको बता दिया और ये स्कीम चल रही है नेशनल लेवल पे। राजस्थान में अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में भी अपन एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आते हैं, लास्ट ईयर ही लेके आए थे, राजस्थान एग्रो फॉरेस्ट्री ड्राफ्ट पॉलिसी। इसमें अपन क्या करते हैं, वही जो 2014 की पॉलिसी उसी के साथ अलाइनमेंट लाने की अपन कोशिश कर रहे हैं, है ना। और अपन यही कर रहे हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री को अपन प्रमोट कर सकें, जिसे आजकल हम बात करते हैं पंचगौरव की भी बात करते हैं, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे भी इस पॉलिसी में ऐसा बोला गया था कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीसीज की एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है। तो मैंने मान लो जैसे कोई वेस्टर्न राजस्थान का कोई एरिया है, तो वहाँ पे कोई खेती है, तो मैं वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट एक, जैसे मैंने खेजड़ी चुन लिया, ठीक है, तो मैं खेजड़ी चुन लिया, तो फिर मैं उस जिले में खेजड़ी को एग्रीकल्चर के अराउंड प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीसीज की अपन बात करते थे, ड्राफ्ट पॉलिसी है ना, आएगी जब आ जाएगी। लेकिन हमको ये याद रखना है कि हम क्या करना चाहते हैं राजस्थान में। और अभी जो आपके इकोनॉमिक रिव्यू में सिंपल सी 2 लाइनें दे रखी है कि अपन न्यू हाईटेक छोटी बड़ी नर्सरियां अपन बनाना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, ताकि अपन एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सके। मतलब वो प्लांट का अपन बीज बनाएंगे जो सर्वाइव कर पाए ढंग का, ठीक है। तो नर्सरीज को अपन प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, 4 नर्सरीज को प्रमोट कर रहे हैं 3 लोकेशन पे, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री के राजस्थान के लिए तो बहुत फायदे हैं भाई। देखो, एक तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है, तो पेड़ होंगे तो बचा लेते हैं, ठीक है, तो वो खेती में नहीं आ पाते, सोइल की उर्वरता बढ़ा के रखते हैं, हवा से हमारी रक्षा करते हैं, जो लू के थपेड़े चलते हैं जिससे फसलें खराब हो जाते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, और भी हमें फल फ्रूट तो देते ही हैं, छाया देते हैं, ये जानवरों के लिए है ना, वो मिलता ही है खाने का। ये सारी चीजें हैं जो हमें फायदा देती है, ठीक है। तो राजस्थान में आपने देखा होगा खेजड़ी, नीम, बेर, ये सब चीजें अपन देखने को मिलते हैं। और अगर मैं एग्रो फॉरेस्ट्री की राजस्थान में बात करूं, तो राजस्थान क्या है, हम 3rd इंडिया में 3rd आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। फर्स्ट में शायद यूपी या एमपी के आसपास था, हम राजस्थान में 3rd आते हैं। तो फायदा क्या क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री से सोइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा होता है तो उससे जो पत्ते खिलते हैं वो धरती में जाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन और भी अच्छा होता है, ऑर्गेनिक कार्बन है वो बरकरार रहता है ना। पशुओं के लिए जो चारा होता है वो भी मिलता है हमें, ठीक है। उसके अलावा नेट रिटर्न बहुत बेटर होती है, जो मैंने बता दिया कि लगभग अगर अपन बाजरा को खेजड़ी वाले जो उसके कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं तो 20% तक की उत्पादकता बढ़ जाती है ना। ये चीजें मैंने आपको बता दी। और लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि एग्रो फॉरेस्ट्री, देखो ये मेंस में भी बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी की आ जाए, बट अपन एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसी चीज है कि जब अपन इसको डिस्कशन में बात करते हैं एग्रीकल्चर पे, जब राजस्थान की बात करेंगे अपन को एग्रो फॉरेस्ट्री पे बात करनी चाहिए। तो इंटरव्यू के हिसाब से मैं ये चीज थोड़ी सी बता दी मैंने आपको कि एग्रो फॉरेस्ट्री अपन ने एक बार हल्का देख लिया। दिक्कत क्या आती है एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने में, दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि भाई हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं ट्री से रिगार्डिंग, ट्री को काटना हमारे लिए पनिशमेंट है, तो रेस्ट्रिक्टिव लॉज हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमें अलाउ नहीं करते ट्री को काट के फिर ले जाना, अलाउ नहीं करते। तो ये चीज है, हमारे यहाँ पे पानी का लेवल नीचा है, वही एरिड क्लाइमेट है हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीजें, और जो अगर पेड़ पौधों से ये पेड़ों से जो उत्पाद मिलता है, फ्रूट जो भी है ना, गोंद वोंद जो भी चीजें निकलती हैं, उनको एक्सपोर्ट मार्केट लिंकेज नहीं है ना, ये हमारे पास दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका स्पेशल रोल मैंने आपको डेजर्ट कंट्रोल में तो आपको बता ही दिया कि जो हमारी खेजड़ी नीम है ये है ना, ये स्टेबलाइज रखती है, सैंड ड्यून्स होते हैं उनको नॉर्मल रखती है, विंड इरोजन से हमारी रक्षा करती है और डिजर्टिफिकेशन को रोकती है। तो अगर राजस्थान स्पेसिफिक अगर अपन बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री की, एग्रो फॉरेस्ट्री इन राजस्थान, ठीक है। तो एक तो अपन ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आते हैं 2025 के अंदर, जिसके अंदर अपन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है। ये अपन इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर बात करते हैं। और राजस्थान जो है ना, रैंक 3rd है एग्रो फॉरेस्ट्री में, रैंक 3rd आती है इन इंडिया, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली। ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम है, अगर हम पुराने आप देखोगे पारंपरिक ट्रेडिशनल सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा। आपको नीम के पौधे बाउंड्री पे देखने को मिलेंगे, आपको बेर के पेड़ देखने को मिलेंगे, आपको खेजड़ी के पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बेनिफिट भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बेनिफिट बता दूं ना, फॉर एग्जांपल अगर अपन खेजड़ी प्लस पर्ल मिलेट का अपन साथ में करते हैं तो लगभग 20% प्रोडक्शन बढ़ता है, ऐसा डेटा रिसर्च बताती है, ठीक है। 20% हमारे यहाँ पे उत्पादन बढ़ता है। और राजस्थान में अपन ने क्या कर रहे हैं अभी रिसेंट स्टेप अगर मैं बात करूं, तो अपन ने 4 हाईटेक नर्सरीज अपन बना रहे हैं 3 जगह पे, ठीक है।
और क्या बातें हैं, और अगर चैलेंजेस की बात करें, है ना, चैलेंजेस की बात करें तो रेस्ट्रिक्टिव लॉ है हमारे पास, है ना, कानूनी प्रावधानों की थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव लॉज हैं रिगार्डिंग ट्री को, तो हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे रिगार्डिंग ट्री फॉलिंग, ठीक है। तो इस पॉलिसी में यही बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा इनका मार्केट एक्सेस नहीं है ना, मार्केट लिंकेज नहीं है ऐसे प्रोडक्ट के लिए, ना, बाजार उपलब्ध नहीं है। ये मैं देखो हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा तो डबल टाइम लग जाएगा, इसलिए एक ही भाषा में लिख रहा हूं, आप अपने भाषा में लिख सकते हो। और रोल अगर पॉजिटिव बात करें तो डिजिटिफिकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जब आप डिजिटिफिकेशन को रोकने की बात करते हो तो एक स्टेप आपको एग्रो फॉरेस्ट्री भी बताना चाहिए, ठीक है। हमें फोडर मिलता है, चारा मिलता है, ठीक है, हमारा सोइल कार्बन इंप्रूव होता है, ठीक है, विंड इरोजन से हमें रक्षा होती है, बाकी फ्रूट व्रूट तो अपन को मिलते ही हैं। वो सारी चीजें हैं जो अपन ने अभी बात करी है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में राजस्थान में, ठीक है। और ठीक है, ये मैं आपको अब अपनी हॉर्टिकल्चर वाली स्कीम हो गई जो अपन को देखनी थी। अब अपन एग्रीकल्चर की स्कीम देख रहे थे, है ना, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की होती है। मैंने आपको बताया कि यूनियन गवर्नमेंट ने 2024 के आसपास डिसीजन लिया कि खूब सारी खेती एग्रीकल्चर की खूब सारी स्कीम हो गई है भाई, खूब सारी स्कीम हो गई है। तो भाई एक काम करते हैं, दो के अंदर अपन को डिवाइड कर देते हैं। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है वो एक तरफ, और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी के रिगार्डिंग है वो एक तरफ। तो अपन ने दो स्कीम करी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। ये कैफेटेरिया स्कीम है, मतलब इसमें खूब सारे कंपोनेंट चलते होंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, ये सबमिशन, ये सोइल हेल्थ कार्ड, ऐसे खूब सारे चलते हैं कंपोनेंट, 7-8 कंपोनेंट चलते हैं। उनमें से स्टेट को छूट दे रखी है, तुम्हारी मर्जी हो तो 3 प्रोडक्ट उठा लो, तुम्हारी मर्जी हो तो 4 उठा लो, तुम्हारी मर्जी हो तो 5 की 5 उठा लो, तुम्हारी मर्जी हो तो 6 उठा लो, ठीक है। फंडिंग वही है, 60-40 वाली फंडिंग चलेगी, ठीक है, 60-40 वाली फंडिंग चलेगी। तो ये कैफेटेरिया स्कीम है और इसमें खूब सारे होते हैं। इसमें अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपन करना चाह रहे हैं। दूसरी स्कीम है कि जब अपन ने फूड सिक्योरिटी के हिसाब से जो सारी स्कीम होगी वो कृषि उन्नति के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे सब चीजें, ठीक है। मैं फिलहाल के तौर पर अपने काम की जो यहां पे है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसमें से भी मैंने अभी आपको बता दिया कौन सी स्कीम बताई थी मैंने अभी आपको, एग्रो फॉरेस्ट्री वाली, है ना, नेशनल मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर है, इसके अंदर है। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वो इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो ये स्टेट अपने हिसाब से चूज कर सकता है कौन कौन सी चीजें चलती है इसके अंदर। सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब इसके अंदर सोइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम है, वो भी किसके अंदर आ गई, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आ गई। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इसके अंदर आ गया, एग्रो फॉरेस्ट इसके अंदर आ गए। आगे जाके हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, जो भारतीय पद्धति वाली जो योजना वो स्कीम याद आ रही हो, वो परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको अपन ये भी किसमें आ गई, जिसमें अपन परंपरागत खेती को प्रमोट करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आ गई, ठीक है। उसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अपन बात करते हैं, वो भी इसके अंदर आ गई है, और भी ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई है। मोटी मोटी ये चीजें हैं। अब ये पहले किसी स्कीम के अंडर होगी, कुछ स्कीम जैसे एग्रो फॉरेस्ट किसके अंदर आती थी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। वैसे ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये भी किसके अंदर आती थी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सोइल हेल्थ मैनेजमेंट किसके अंदर आता था, ये भी शायद इसी के अंदर आती थी। ये सब किसके अंदर आ गई, अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। काम की चीज नहीं थी, बट मैंने सोचा एक साथ आ गई है इतनी सारी स्कीम में, तो रिलेवेंट चीजें मैं आपको यहीं पे हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करते हैं। 2007-8 के आसपास अपन इस योजना को लॉन्च करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें, है ना, अम्ब्रेला स्कीम है कि एग्रीकल्चर और उसके रिगार्डिंग अलाइड कृषि विकास योजना, कृषि का विकास करना है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है उसको प्रमोशन करने के लिए अपन करते हैं 2007-8 में, ठीक है। फिर इसमें फंडिंग का रिफॉर्म करते हैं। पहले कुछ और फंडिंग थी, आज के जमाने में जो फंडिंग है वो 60-40 वाली चलती है और 90-10 की चलती है। फिर इसका नाम बदल के अपन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार कर देते हैं। रफ्तार का मतलब ये है कि इसमें अब अपन प्रोसेसिंग भी प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट भी प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें करी थी। और अभी इसका नाम बदल के अपन ने कर दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अभी अपन ने इसके आगे पीएम जोड़ दिया है, स्कीम वही है, और इसको अभी कैफेटेरिया स्कीम बना दिया है, ठीक है। तो अब इसके जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय, इसके मैंने बताया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ये सब इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई।
अब अपन और भी स्कीम चलते हैं, है ना। और ये तो हो गई ना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब अपन आते हैं और कौन सी स्कीम हमारे यहाँ पे है। हरित क्रांति सुनी है सबने ना, हरित क्रांति सुनी है, सुनी होगी। ग्रीन रिवोल्यूशन आपने सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना होगा। कैसे अपन PL40 आज़ादी के बाद हम जो अमेरिका का PL40 प्रोग्राम चलता था जहाँ पे खराब क्वालिटी का गेहूं था उसको अपन इंपोर्ट करते थे, ठीक है। जिन्होंने टेक की क्लास ली होगी, मैंने विक्रम साराभाई और नेहरू जी की डिबेट भी बताई थी कि बात हो रही थी। नेहरू जी बोलते थे कि हमारे पास कहाँ पैसा है स्पेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारे पास तो खाने के दाने ही नहीं है। और साराभाई ने क्या बोला था, खाने के दाने नहीं है इसलिए तो इन्वेस्ट करना है स्पेस में। अरे भाई तुम स्पेस में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे अपन एग्रीकल्चर रिमोट सेंसिंग से पता कर सकते हैं कि मानसून कहता है, ठीक है, कहाँ पे बाढ़ आ सकती है, कहाँ पे फ्लड आ सकती है, तुम क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, ये सब इसीलिए हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये डिबेट चलती थी, ये मैंने आपको बताई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो हरित क्रांति सबको पता है कि अपन ने लेके आए थे कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट पे, अमेरिका के PL40 प्रोग्राम पे डिपेंडेंट थे, गेहूं खाने के दाने नहीं थे, इंपोर्ट करते थे। फिर हम MS स्वामीनाथन आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं यार हमें सेल्फ सफिशिएंसी लानी पड़ेगी, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो ये कुछ हाइब्रिड सीड्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और 1970s के टाइप पे हमें ये देखते हैं हरित क्रांति। उसके फलस्वरूप है ना, खाने के दाने नहीं है, तो खाने की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले गेहूं चावल यही चीज़ें आती हैं, तो उन्हीं के प्रोडक्शन की बात होती थी। फिर धीरे धीरे इनमें दालें और भी चीज़ें ऐड करती गई, अपन करते गए और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ता गया धीरे धीरे। शुरू में अपन ने जो क्या बोलते हैं, जो हाइब्रिड सीड मशीनें प्रमोट करना चाह रहे थे, तो वही स्टेट चूज किए जहाँ पे ये चीज़ें खरीद सकें, मशीनें खरीद सकें, ट्रैक्टर चला सकें। तो अपने पंजाब, बड़े बड़े पंजाब एरिया में की, यूपी के ईस्टर्न यूपी में करी, ये चीज़ करी। धीरे धीरे हरित क्रांति को अपने हर जगह भी फैलाया। बट फास्ट फॉरवर्ड अगर अपन आए 2005 के आसपास आते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिला कि हरित क्रांति की अब जो प्रोडक्शन अपन बढ़ाना चाह रहे थे, बढ़ाना तो बढ़ गया, ठीक है, जो ईल्ड बढ़नी थी बढ़ गई। अब ईल्ड क्या है, थोड़ी कम हो चुकी है ना, अब नहीं बढ़ रही है। तो वापस से हमें फोकस तरीके से ईल्ड बढ़ानी है, फोकस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके लिए जो हम मिशन लेके आए हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, खाने का दाना हमें मिलता रहे, वो सुरक्षा हम चाहते हैं कि पूरे भारतवासियों के लिए कभी इस चीज की कमी ना हो। तो शुरू में अपन ने किस पे फोकस किया, खाद्य सुरक्षा मिशन में अपन ने बात करी। तो हमने वीट की, राइस की, दालों की अपन ने बात करी। फिर धीरे धीरे अपन इसके अंदर क्या बोलते हैं कि कमर्शियल क्रॉप जो होती है, जूट, शुगर केन, कॉटन, ये भी अपन लेके आए। धीरे धीरे हमने इसमें मोटा अनाज जोड़ा, ऑयल सीड जोड़ा, और फिर लास्ट में आज की तारीख में अपन ने इसमें क्या जोड़ा, बजट। ये क्या बोलते हैं, बजट 2024-25 की बात करेंगे तो इस स्कीम का जो हमारी जो चल रही है, जो बड़ा मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसका नाम चेंज करके कर दिया कि अब फूड सिक्योरिटी तो हो चुकी है, अब न्यूट्रिशन की कमी है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। तो अब इसका नाम चेंज करके कर दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। और इसमें अपन ने अब क्या लेके आ गए, श्री अन्न, बाजरा, ये सब चीजें अपन ने इसमें ऐड करने की स्टार्ट कर दी, जिनमें न्यूट्रिशन बहुत होता है। अब इनका भी अपन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ये दालों का अपन ने, पल्सेस का अभी बजट में अपन ने नया मिशन अलग कर दिया है, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है ये, कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। और जो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन है, जिसके अंदर अपन दालों भी इंक्लूड करते हैं, उसके लिए अभी इस बजट में अपन ने एक अलग से मिशन लॉन्च कर दिया है, वो भी अपन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि अपन ने पढ़ा क्या, पढ़ रहे थे अपन, हॉर्टिकल्चर देख रहे थे, हॉर्टिकल्चर के प्रमोशन की स्कीम की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको है ना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन MIDH बताया। MIDH के दो कंपोनेंट होते थे, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल बैम्बू मिशन, जो हमने देखी थी। हॉर्टिकल्चर में एक और अपन बात कर रहे थे एग्रो फॉरेस्ट्री की। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बताया, राजस्थान पर्सपेक्टिव से भी आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। ये चीजें अपन ने करी है कि, और फिर मैंने आपको बताया कि ये सब किसके अंदर आ गए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। तो मैंने आपको हल्का सा आइडिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का भी दिया, PMRKVY। ठीक है। और उसके अंदर भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक कंपोनेंट और होता था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मैंने बता भी दी। फिर उसके बाद अपन एग्रीकल्चर स्कीम पे चल रहे थे, ठीक है। तो अपन जो अभी पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन की, कि खेती में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति के बाद प्रोडक्शन थोड़ा स्टेगनेंट हो गया था, तो अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन को क्या चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसका नाम आज की तारीख में अपन ने बदल के क्या कर दिया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। अब इसके अंदर क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि
चलते खूब सारे हैं। हमारे राजस्थान में क्या क्या चलता है उन पे अपन बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, है ना, होलिस्टिक, पिछड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए, पिछड़े हुए राज्यों के लिए खेती में, उसके अलावा महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए खूब सारे रिफॉर्म अपन ने किए, उन पे अपन धीरे धीरे बात करेंगे। पहला अपन इस पे चल रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन पे। ये अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, किन किन के फूड सिक्योरिटी की अपन बात करते हैं, जिनको अपन प्रमोशन की बात करते हैं, तो 7 कंपोनेंट है भाई। एक तो चावल की बात करते हैं, राइस और व्हीट जो ट्रेडिशनली है, और दालें, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि बाद में अपन ने इसमें कोर्स मक्का, अनाज, मक्का जो भी जोड़ा, फिर अपन ने कमर्शियल क्रॉप भी जोड़ी, और आज की तारीख में अपन ने बात करी कि अब अपन इसमें श्री अन्न जोड़ रहे हैं और नाम चेंज करके अपन ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन कर दिया। राजस्थान में कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे हैं, तो राजस्थान में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन है, जिसमें अपन वीट का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। अब ये 18 डिस्ट्रिक्ट हमें याद नहीं रहेगी, है ना, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 18 डिस्ट्रिक्ट में चलता है, क्या सारे डिस्ट्रिक्ट में चलता है? नहीं, 18 डिस्ट्रिक्ट में वीट वाला चलता है। अगर अपन पल्सेस की बात आ जाती है तो ये पूरे 41 के डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे चलता है। 41 डिस्ट्रिक्ट में अपन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन पल्सेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इस मिशन में से दालों को निकाल के अब तो अलग ही मिशन चला दिया कि दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु सेपरेट मिशन अपन ने इस बजट में अनाउंस किया, जो अपन देख भी लेंगे। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोर सीरियल के लिए, मोटे अनाज के लिए मेज और बाजरा चलती है 9 डिस्ट्रिक्ट में, मक्का और बाजरा नहीं, सॉरी, जो बार्ली जो है वो 9 में चलती है। फिर श्री अन्न जो है, जिसमें ज्वार बाजरा आती है, वो ज्वार 11 डिस्ट्रिक्ट में और बाजरा 28 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो श्री अन्न वाला या न्यूट्री सीरियल्स है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में चलता है? ज्वार 11 डिस्ट्रिक्ट में और बाजरा 28 डिस्ट्रिक्ट में। ज्वार 11, बाजरा 28, ठीक है। और ये मोटे अनाज की बात करें तो ये 9 में, ठीक है। बार्ली भी 9 और मक्का भी 9, जौ और मक्का 9 में। कमर्शियल क्रॉप में 3 होती है नेशनल मिशन के अंदर, तो कॉटन, शुगर केन और जूट। हमारे यहाँ पे कॉटन के लिए चलता है ओनली, ठीक है, और वो 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलता है। लास्ट कंपोनेंट है, मेरे को आपको सीड वाली याद आ रही हो, बीज वाला थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो मैंने बताया था कि बीज के लिए एक मिशन ये भी चलता है ना। एक तो अपन ने हाई यील्ड वाला नेशनल मिशन देखा था, है ना, हाई उपज वालों के लिए। एक अपन ने, मैंने बताया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन का सीड कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर भी अपन प्रमोट करते हैं। तो इन सबके बीज प्रमोट करने का भी एक सेपरेट मिशन चलता है, जिसमें अपन नई नई वेराइटी के मिनी किट देने की कोशिश करते हैं फ्री में, कि भाई इनको उगाओ और जो हमने रिसर्च की उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये चीजें हैं। तो हमें याद क्या रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के अंदर ये इतने कंपोनेंट हैं, उसमें से राजस्थान में कौन कौन से चलते हैं, ठीक है। राजस्थान में अगर मैं बात करूं कमर्शियल क्रॉप वाला, तो कमर्शियल क्रॉप में अपन कॉटन 18 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। अगर मैं बात करूं श्री अन्न वाला, ठीक है, या न्यूट्री सील्स की बात करूं तो भाई बाजरा 28 डिस्ट्रिक्ट में चलता है और 11 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ज्वार होती है। मोटे अनाज की बात करूं, मक्का और जौ, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। दालें सारे 41 डिस्ट्रिक्ट में चलती है। वीट हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट में चलता है, तो वीट भी 18 में और कॉटन भी 18 में, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन हो गया। अब आते हैं अपन दूसरा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहे थे, तो राजस्थान में चलता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, उसका तिलहन वाला कंपोनेंट चलता है। अब एडिबल ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो खाद्य तेल होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अगर मान लो 100 लीटर अगर अपन खाद्य तेल यूज करते हैं, तो अभी डिस्कशन में अपनी बात आई थी कि हम 45% तो खुद से डोमेस्टिकेटेड करते हैं। जो आप देख रहे थे कि राजस्थान जो है मस्टर्ड वर्स्टर्ड में रैंक 1 आता है, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। तो हम रैंक 1 आते हैं किसके अंदर? राजस्थान रैंक 1 आता है मस्टर्ड उनके अंदर। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर मान लो 100 लीटर की डिमांड है ना तेल की, तो अपन 45 लीटर तो प्रोड्यूस करते हैं और 55 लीटर इंपोर्ट करते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, खाद्य तेलों का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो इसके लिए खाद्य तेल 2 टाइप के होते हैं, एक तो पाम ऑयल वाला और एक एडिबल ऑयल वाला, जिसमें अपन ये तिलहन वाले आते हैं। पाम ऑयल हर इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। आप इवन केमिकल इंडस्ट्री हो गई, सब जगह पे पाम ऑयल आता है। हम बहुत सारे इंपोर्ट भी करते हैं। तो हमने एडिबल ऑयल की जब बात कर रहे हैं तो पाम ऑयल और तिलहन वाले, है ना, उनको दोनों को अपन प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने 2 मिशन चलाए, एक पाम ऑयल के लिए चलाया, एक तिलहन के लिए चलाया। पाम ऑयल वाला अपन ने स्टार्ट किया 2021 में, ठीक है, ऑयल पाम के लिए। और जो ऑयल सीड वाला है, ठीक है, जो तिलहन वाला है ना, उसको अपन ने स्टार्ट किया 2024 में, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल अपन ने स्टार्ट किया, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन,
क्या करना चाह रहे हैं भाई, खाद्य तेल में अपन जो हम 55% इंपोर्ट करते हैं उसकी डिपेंडेंसी अपन कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनने के लिए दो तरह के मिशन अपन ने लॉन्च किए। एक अपन ने किसके लिए किया, पाम ऑयल के लिए 2021 के आसपास। एक अपन ने तिलहन वाले जो जो ये ऑयल सीड होते हैं उनके लिए अपन ने किया, जो अपन पढ़ते हैं। अब राजस्थान में से क्या पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है कि नहीं? पाम ऑयल जनरली सदर्न स्टेट के अंदर, केरला ना, कर्नाटका, वहां पे अपन प्रमोट कर रहे हैं। राजस्थान में जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, इसमें से राजस्थान में कौन सा कंपोनेंट चलता है? राजस्थान में हमारे चलता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड कंपोनेंट चलता है। तो इकोनॉमिक रिव्यू में सिंपल सी दो बातें लिखी हुई है, पर अपन ने देख लिया कि ऑयल सीड के बारे में कौन सा मिशन है। अब क्या कर रहे होंगे अपन, ठीक है, इस मिशन में अपन क्या करते हैं, मैं आपको पूरा, राजस्थान में तो 2 लाइनें लिखी हुई है, अगर अपन जनरल बात करें इस पूरे मिशन के अंदर क्या बातें हो रखी है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के अंदर क्या बातें हो रखी है, ऑयल सीड वाले के अंदर, तिलहन वाले के अंदर। तो क्या करते हैं हम किसी भी मिशन में, क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, इल्ड बढ़ाते हैं। तो हमें जब दालों की बात करें, एडिबल ऑयल की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करें, हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्शन, एरिया और इल्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहें तो हल्का फुल्का आप चाहो तो याद रख सकते हो। और आप में से कितने लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि जो हमने एडिबल ऑयल की बात कर रहे थे और तिलहन की बात कर रहे थे, तो इल्ड मैंने आपको बताई थी, कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा हो कि इल्ड का ये इतनी इल्ड होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बड़ी है और ये हमारा टारगेट है 2047 तक के, ये मैंने आपको बताई थी। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि हमारी इल्ड कितनी है और हमारा टारगेट कितना है 2047 के लिए, ठीक है? जितने लोग बताएंगे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार आप लोग सीरियस हो, पढ़ रहे हो, ठीक है? मैं अपने कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? कर दिया करो, लेकिन अच्छा लगता है। तो प्रोडक्शन कितना चाहते हैं अपन, 70 मिलियन टन करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा टारगेट ही है। पहले तो किसी भी स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है ना, कब से कब तक के लिए स्कीम चलेगी, क्या अपन करना चाह रहे हैं, ये चीजें। मैं सिंपल सा बात करूं तो ये लास्ट ईयर के बजट 24-25 बजट क्या 24-25 में अनाउंसमेंट हुआ था और 24-25 से 30-31 तक ये चलेगी। एरिया अपन 33 मिलियन हेक्टेयर चाहते हैं, इल्ड अपन 2100 किलोग्राम पर हेक्टेयर अपन चाहते हैं इंक्रीज करना, ठीक है? याद रह जाए तो ठीक है, मेंस वाली चीज है, ना भी याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने बता दिया कि ये हमारा मिशन चल रहा था। क्या करते हैं अपन इसमें, अब जैसे सरसों है या राई है, इसको प्रमोट करते हैं तो ऐसा नहीं एक डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करते हैं, क्लस्टर एरिया को अपन प्रमोट करते हैं। क्लस्टर एरिया में कि हाँ इस एरिया के अंदर ये ऑयल सीड होता है तो उसको अपन प्रमोट करेंगे, तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती है। एक मैंने आपको याद आ रहा हो तो सीड, जब मैंने बीज पढ़ाया था मैंने एक बताया था कि सीड की ट्रेसेबिलिटी, कि सीड जो है बीज है कहाँ से निकला है और हमारे पास कैसे पहुंचा है, ठीक है? उसको क्वालिटी ट्रेस करने के लिए, है ना, कि ये फेक नहीं है, नकली नहीं है, सब स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए साथी पोर्टल है। तो यहाँ पे भी साथी पोर्टल को अपन प्रमोट करते हैं, ठीक है? और फ्री क्वांटिटी में अपन वही फ्री क्वालिटी के सीड देने की कोशिश करते हैं। 60-40 की फंडिंग चलती है। राजस्थान में अपन क्या कर रहे हैं, राजस्थान में भी अपन इस मिशन के अंदर, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड के अंदर अपन एरिया बढ़ाना चाहते हैं, इल्ड बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, वही फ्री सीड देने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसके अंदर भी अपन सीड देते हैं, सर्टिफाइड सीड देते हैं, ठीक है, क्लस्टर डेमो देते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और फंडिंग 60-40 चलती है। तो 2 लाइनें लिखी हुई थी बट मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, ठीक है? और मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना, जब अपन एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो हमारा चलता है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया था। उसके 8 मिशन थे, उसमें से एक मिशन था एग्रीकल्चर को कैसे अपन सस्टेनेबल बनाए। उस एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारे पास ये मिशन है और जिसके कई सारे कंपोनेंट अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आ चुके हैं। यही बात बताएं तो ये आपके दे रखा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब अपन आगे बढ़ चुके हैं, है ना? अभी तक अपन प्रोडक्शन देख रहे थे, प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको बता दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और जिसमें से राजस्थान में ऑयल सीड वाला चलता है, पाम ऑयल का नहीं चलता, ये मैं बता चुका हूं। अब अपन मूव कर चुके हैं सस्टेनेबिलिटी के, जो खेती है वो कैसे सस्टेनेबल रहे, ठीक है? खेती सस्टेनेबल रहे उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक हमारा जो मिशन है वो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो जनरल बड़ा पार्ट किसका है, क्लाइमेट एक्शन प्लान जो हमारा था, उसमें से एक मिशन ये है कि एग्रीकल्चर में कैसे अपन करें। तो एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो एरिया जो रेनफेड डिपेंडेंट है, जो सिर्फ बारिश पे आधारित है, उनके लिए एक अलग से चीज हो, ठीक है? हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को प्रमोट करें, ठीक है? हम सोइल हेल्थ कार्ड को प्रमोट करें,
है ना। ये सब चीजें किसके अंदर थी, इसी के अंदर थी। अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाना चाह रहे हैं तो अपन को सॉइल की जो फर्टिलिटी वो बनी रहे, है ना, ज्यादा यूरिया ना डाले, उसके लिए उसके जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस रहे। तो सॉइल हेल्थ मिशन इसी का पार्ट था, उसी के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं, जो अब किसके अंदर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आ चुके हैं। तो ये सब इसी के अंदर थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें अपन सिंचाई की बात करते हैं, जिसमें अंदर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं, वो सब इसी का पार्ट थे। ठीक है, ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये 2014-15 में लॉन्च किया था। हम क्या चाहते हैं, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर अपन बनाना चाहते थे। ठीक है, और 60-40 इसकी होती थी। अब राजस्थान में भी ये चल रहा है। तो राजस्थान में जो चल रहा है, राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में इसका जो कंपोनेंट होता है वर्षा आधारित, ये वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, जो वो एरिया जो सिर्फ वर्षा पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट चलता है। तो रेनफेड एरिया में अपन राजस्थान में चलता है। क्या करते हैं अपन ऐसे एरिया में, जो भाई बारिश पे तुम निर्भर हो, तो अपन ने वेस्टर्न राजस्थान की बात करी थी, भाई हमेशा तो बारिश नहीं होती, सूखा भी पड़ सकता है ना। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग अपन करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपन प्रमोट करते हैं कि सिर्फ बारिश जो खेती है उस पर डिपेंडेंट ना रहो, उसके अलावा और चीजों पे भी आप डिपेंडेंट रहो। तो आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो, ठीक है, हॉर्टिकल्चर करो, लाइव स्टॉक करो, ये सब साथ में करो। तो अपन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर राजस्थान में क्या प्रमोट करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपन प्रमोट करते हैं। 60-40 चलता है, वही चीज है। तो इसमें अपन वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाते हैं, मधुमक्खी पालन सिखाते हैं, मछली पालन सिखाते हैं, ये सारी चीजें अपन सिखाते हैं। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की बात अपन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपन प्रमोट करते हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली को अपन प्रमोट करते हैं। अब चलो वो फार्मिंग, वो दालों वाली मिशन की बात हो रही थी, अब ठीक है अपन इसको कर ही लेते हैं। जब दालों की बात कर ही रहे हैं तो क्यों छोड़ा ना, दालों की भी अपन बात कर ही लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले किस मिशन के अंदर आता था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के अंदर दालें आती थी। इनको अलग निकाल के दालों को भी एक सेपरेट मिशन अपन ने लॉन्च कर दिया। अब मजे की बात यह है, इंडिया जो है दालों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, इंपोर्टर भी है। हम इतना प्रोड्यूसन दुनिया की तुलना में प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर सबसे बड़े हो गए, और हमारी डिमांड मीट नहीं कर पाती इतना प्रोड्यूस करने के बाद भी, तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम सबसे बड़े इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं दालों के लिए। ठीक है भाई, जब इंपोर्ट करते हैं तो भाई इसके अपन को उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उत्पादन बढ़ाना है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन को अपन ने चला रखा था, ठीक है, लेकिन अब सेपरेट अपन ने दालों के लिए चला दिया। तो आत्मनिर्भरता चाहते हैं तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अपन ने लॉन्च किया। बाकी दालों का प्रमोशन का और भी रीजन होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा इंपोर्ट हो जाए, हम खाते हैं हमें प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा जब दालों को अपन खेती में भी उगाते हैं तो लेग्यूम क्रॉप्स होती है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बैलेंस रहते हैं ना, ये चीजें होती हैं। सॉइल हेल्थ हमारी इंप्रूव रहती है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होता है, अच्छे इनकम भी हमें मिलती है। तो पल्सेस पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर होती थी। अभी क्या है इस बजट में, 25-26 वाले बजट में, सॉरी लास्ट ईयर के बजट में था, मैं इस साल के बजट की बोल रहा था बार बार, सॉरी, लास्ट ईयर के बजट में अपन ने इसको अनाउंस किया था, 25-26 में अपन ने अनाउंस किया था। नेशनल मिशन ऑन पल्सेस के लिए जो हम आत्मनिर्भर मिशन बनाना चाह रहे थे उसमें अपन ने लॉन्च किया था, ठीक है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस के लिए, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंदर। अब इसमें क्या करना चाह रहे हैं मैं पहले से आपको मोटा मोटा बता दूं। हम चाहते हैं दालों को प्रमोट करना। अब दालों को प्रमोट तो करते फार्मर का होगा कि भाई एमएसपी पे तुम खरीदते तो क्या हो, गेहूं चावल हो, दालों को कौन खरीदेगा। तो हमने बोला कि भाई क्यों घबराते हो, तुम्हारी 3 दालों की मैं बात कर रहा हूं, उड़द, अरहर, ये तुअर, मतलब नहीं, उड़द, तुअर और 3 दालों की इसमें बात की जाती है ना, तुअर, मसूर और उड़द, है ना। तुअर और मसूर उड़द का हम 4 साल के लिए गारंटी लेते हैं कि भाई हम इसका एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करेंगे, तुम कितना ही प्रोड्यूस करो। प्रोक्योर कौन करेगा, जैसे राजस्थान में राफेड होता है वैसे नेशनल लेवल पे कौन है, नाफेड। तो नाफेड इनको प्रोक्योर करेगा। तो एक पॉइंट तो ये है कि भाई घबराओ मत, तो एमएसपी पे हम प्रोक्योर करेंगे तुअर को, उड़द को और मसूर को, ठीक है, एक चीज तो ये है। और हमेशा अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ऑयल सीड में भी यही कर रहे थे, फ्री सीड मिनी किट देते हैं, यहाँ पे फ्री सीड मिनी किट देंगे। अच्छी क्वालिटी का बीज हो तो साथी पोर्टल को अपन प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे भी साथी पोर्टल को अपन प्रमोट करेंगे, ठीक है। वहां पे भी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती थी, यहाँ पे भी क्या होगी, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। एक एरिया तो पकड़ते नहीं है, बोल बचन वो सारी चीजें रहती है। दालों के बाद अपन को पता है ना, अब जैसे अपन गांव की दाल लेके आते हैं तो कंकड़ वंकड़ निकल आते हैं, मिट्टी विट्टी लगी हुई आ जाती है, तो प्रोसेसिंग करके थोड़ी चिकनी करके साफ ऑफ करके अगर अपन दालें बेचते हैं तो ज़्यादा रेट मिलती है। तो अपन इसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम 1000 के आसपास प्रोसेसिंग यूनिट बनाएं, और पर यूनिट अगर आप खोलना चाहते हो आपको 25 लाख तक की सब्सिडी दे, ठीक है। मतलब आप खेती दाल उगाओ,
ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री डालनी है, 1 करोड़ की फैक्ट्री है भाई, 25 लाख रुपए सरकार से ले लो, ठीक है। तो ये इस मिशन के अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 25-26 में लॉन्च हुआ था। कब तक है? 30-31 तक के लिए। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए, ठीक है। तो ये 6 सालों के लिए है और हर साल अपन 24,000 करोड़ को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कहाँ गया? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 24,000 करोड़ का इसमें हर साल अपन इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और लॉन्च ये हुआ था 11 अक्टूबर 2025 को, बजट अनाउंसमेंट में हो गया था। और पीएम आशा, ये दालों का प्रोक्योरमेंट कौन सी स्कीम के अंदर अपन करते हैं? जो नाफेड है वो पीएम आशा स्कीम के अंदर करेगा, ठीक है। तो दालों का प्रोक्योरमेंट पीएम आशा के अंदर करेंगे 4 सालों के लिए, 3 दालों का स्पेसिफिकली। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60-40-90-10 चलेगा। अगेन क्या बढ़ाना चाहेंगे अपन? आत्मनिर्भरता चाहते हैं, प्रोडक्शन, एरिया और यील्ड। अब अपन को मेंस के लिए हल्का फुल्का अपन याद रख सकते हैं, ठीक है, कि हम इतना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो 350 लाख मेट्रिक टन अपन इसका बढ़ाना चाहते हैं। याद रह जाए तो अच्छी बात है। यील्ड जरूर आपको याद रह सकती है ना। जैसे कि ऑयल सीड में यील्ड अपन कितना करना चाहते थे? 2100 के आसपास। यहाँ पे अपन यील्ड कितना करना चाहते हैं? 1130 के आसपास। राजस्थान में याद आ रही है कितनी थी यील्ड? कमेंट करके बताओ यहाँ पे भी कितनी यील्ड थी, है ना। हल्की फुल्की याद आ रही हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। ये चीजें इसमें करनी है। तो प्रीलिम्स के लिए अपन को याद रखना है 25-26 में हुआ था, 30-31 तक चलेगा, 6 साल चलेगा, 60-40 की फंडिंग होती है, ठीक है। और 3 दालें हैं जिनका 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे, नाफेड करेगा, 4 साल के लिए करेगा, ठीक है। और साथ ही पोर्टल वो सब चीजें बोल बच्चन है। और 1000 प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे जिसपे 25 लाख की सब्सिडी अपन देंगे। और ऐसा करके अपन दालों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबिलिटी में अब 2 चीजें हो। एक तो अपन ने देख लिया, है ना, सस्टेनेबिलिटी देख रहे थे खेती में सस्टेनेबिलिटी के लिए। एक अपन ने देख लिया नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है, जो अपन ने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट था, ठीक है, जिसमें अपन खूब सारे कंपोनेंट कर रहे थे। वो कंपोनेंट कहाँ चले गए? अभी अपन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में थोड़े मर्ज हो गए। लेकिन वो एक देखी थी अपन ने, जिसमें अपन पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, सोइल हेल्थ कार्ड ये सब प्रमोट कर रहे थे। फिर अपन बात करें, एक जगह पे अपन प्राकृतिक खेती को प्रमोट करेंगे, एक जगह पे अपन किसको प्रमोट करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का फर्क ये है ना, हल्का ज्यादा कोई फर्क है नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर भी अपन थोड़ा सा पैसा वैसा लगा देते हैं, नेचुरल फार्मिंग में अपन बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम, ठीक है। जीरो बजट वाली स्पेशल होगी तो उसमें तो जीरो बजट ही चलेगा, ठीक है। प्राकृतिक खेती में जो आसपास हमारी प्राकृतिक अवेलेबल होते हैं उन्हीं को अपन इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी फिर कभी डिटेल में मैं क्लास लूंगा तो थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल के तौर पर प्राकृतिक खेती का एक मिशन है जो याद रख लो। तो नेशनल, है ना, नेचुरल फार्मिंग मिशन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ये 2025 में लॉन्च हुआ था, 25 नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, सॉरी। वही 60-40 है। इसमें अपन क्या चाहते हैं? सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो केमिकल फ्री फर्टिलाइजर, केमिकल फ्री और लाइव स्टॉक से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बेसिस को फर्टिलाइजर के तौर पे अपन काम मिले, वैसे अपन प्राकृतिक खेती अपन करना चाह रहे हैं। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है ना, केमिकल फ्री अपन चाहते हैं। इसमें अपन क्या करने वाले हैं? अगेन हर अप्रोच क्लस्टर डेवलपमेंट पे चलती है, तो अपन यहाँ पे 15,000 क्लस्टर बनाना चाहते हैं। उन क्लस्टर में 15,000 क्लस्टर बनाना चाहते हैं जिनमें अपन नेचुरल फार्मिंग अपन प्रमोट कर सकें। और इनमें टोटल एरिया कवर होगा 7.5 लाख हेक्टेयर। 15,000 क्लस्टर 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया कवर करेंगे और लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को अपन टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक साथ में एक डेटा बता दूं कि राजस्थान में जब ये मिशन लॉन्च हो रहा है तो अपन क्या करना चाहते हैं? अपन 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं और 2,000 क्लस्टर अपन बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इतनी सी बात आपकी इकोनॉमिक रिव्यू में लिखी है। ओवरऑल जो चीजें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब भी अपन ये नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हमारी यील्ड कम होगी, है ना। एक तो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उससे बढ़िया यील्ड हो रही है, लेकिन जब अपन ट्रेडिशनल पुरानी खादें वो सब डालने लगेंगे, प्राकृतिक खेती करने लगेंगे, तो हमारी जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होगी। तो भाई, और एक टाइम के बाद जब सफिशिएंट न्यूट्रिशन नेचुरल रूप से आने लग जाएंगे तब वापस से उत्पादकता बढ़ेगी। बट वो जो 3-4 साल का गैप है उसमें क्या भाई, तो उसमें अपन वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें अपन 4,000 रुपये पर एकड़ देने की कोशिश करते हैं। 4,000 रुपये पर एकड़ पर ईयर अपन देते हैं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान, ठीक है। अब मैं तो बोल रहा हूं कि एक तो यूरिया का एक कट्टा अपन ने डाला, एक सेम अमाउंट के लिए उसी यूरिया की नीड पूरे करने के लिए, नाइट्रोजन की नीड पूरी करने के लिए अपन अगर नेचुरल खाद डालें, जो गोबर वाली खाद होती है, तो अपन को ट्रॉली भर के डालनी पड़ेगी। अब हर आदमी के पास तो इतनी खाद होती नहीं है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मान लो मेरे खेत में तो 25 बीघा मेरे पास खेत है, मान लो, है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर मान लो।
और मेरे पास 2 गायें हैं, तो मेरी 2 गायों से जितने भी गोबर ओबर होंगे तो पूर्ति तो होगी नहीं, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम चलेगा। तो मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं खाद डालने के लिए ये जो बायो इनपुट मैं डाल रहा हूँ, इसके लिए कुछ दुकानें उकानें हो जहाँ से मैं लाके डाल सकूं, ठीक है। कोई तो जिसके मान लो हो सकता है कोई किसी के 100 गायें हो, 100 बेलें हो, 100 बैल हो, वो तो ये काम करता होगा। तो अपन बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं जहाँ से अपन को ये चीजें मिले। तो 15,000 तो अपने पास क्लस्टर है ना, 15,000 क्लस्टर है और लगभग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर अपन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि हर 3 क्लस्टर, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, हर 3 के बीच में 2 दुकानें बायो इनपुट सेंटर की अपन को मिल जाएगी जहां से अपन बायो इनपुट ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा अपन मान के चलो समझाने के लिए। और लगभग एरिया कितना करेंगे? 7.5 लाख हेक्टेयर अपन कवर करेंगे, 1 करोड़ फार्मर को अपन कवर करेंगे। अब राजस्थान में क्या है? तो भाई राजस्थान में ऐसे 2,000 क्लस्टर अपन बनाना चाहते हैं और 1 लाख, सॉरी मैंने 1.5 लाख एरिया बताया था, 1 लाख हेक्टेयर एरिया अपन कवर करना चाहते हैं और 2.5 लाख फार्मर को अपन कवर करेंगे। तो 2,000 क्लस्टर अपन बनाना चाहते हैं। राजस्थान में 25-26 में ये लॉन्च हुई थी और ऐसे अपन बात करें तो सेंटर में ये 25 नवंबर 2024 में लॉन्च हुई थी। 25 नवंबर 2024 में राजस्थान में अपन 25-26 में लॉन्च करते हैं और 2,000 क्लस्टर है जिसमें से 1,800 क्लस्टर सेंटर बनवाएगा और 200 स्टेट बनवाएगी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। और 1 लाख हेक्टेयर एरिया अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन स्कीम्स पढ़ रहे थे। स्कीम्स में हॉर्टिकल्चर की अपन ने देख ली थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन देखा था, नेशनल बैम्बू मिशन देखा था, एग्रो फॉरेस्ट्री अपन ने देखी थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने कृषि विकास योजना देख ली थी, ठीक है। उसका खासकर डेट पाम कल्टीवेशन ये देखा था। फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन देख लिया था। इसमें से राजस्थान में क्या क्या चलता है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा एडिबल ऑयल का मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीज़ें चलती है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर ली थी अपन ने रेनफेड एरिया में, जिसमें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं। एडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें चलती है जो अपन आगे देखेंगे, है ना। जो भी नई रिकमेंडेशन आते हैं, चाहे कोई बीज हो, कोई मशीन हो, ठीक है, वो सब अपन यहाँ पे ट्रायल करके देखते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अपन 3 फार्मर्स को 1-1 लाख रुपए भी देते हैं, है ना। तो 1-1 लाख रुपए अपन देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 3 आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स को, ठीक है। फिर नेचुरल फार्मिंग की अपन ने बात कर ली, है ना। प्राकृतिक खेती मिशन, जो उसमें मैंने बता दिया कि 2,000 क्लस्टर अपन बनाएंगे, है ना, ये बात कर ली। और 1 लाख हेक्टेयर का एरिया कवर करेंगे। उसके अलावा और जो है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी में जो 3 स्कीम अपन देख रहे थे, नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो अपन ने अभी देखी, पहले देखी। उसके अलावा दूसरी बात करी थी अपन ने ये अभी नेचुरल फार्मिंग, और तीसरी बात करेंगे अपन परंपरागत कृषि, जिसमें अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एक बात तो मैंने आपको बता दी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अपन 3 फार्मर को 1-1 लाख रुपए देते हैं। और क्या कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो ये जो स्कीम है इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का डिटेल में अपन देख लेते हैं। देखो क्या करते हैं अपन परंपरागत कृषि विकास योजना में, वही चीज है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। तो अपन क्या करते हैं ना, 20 हेक्टेयर के आसपास का क्लस्टर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना, हाँ यही पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और 20 हेक्टेयर के आसपास का अपन क्लस्टर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अपन खूब सारे फार्मर, उसमें 10 फार्मर होते हैं, 20 होते हैं, 20 हेक्टेयर के आसपास का अपन ने एरिया लिया और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में ज्यादा अपन नहीं जानेंगे अभी, फिलहाल के तौर पे अपन क्या और क्यों फैक्ट वाली बात करते हैं। इसमें भी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे तो एक दिक्कत यह आएगी कि शुरू में प्रोडक्शन हमारा घटेगा तो भाई कंपनसेशन चाहिए तो क्या करेंगे, तो भाई जैसे वहां पे 4,000 रुपए पर साल पर ईयर दे रहे थे, वैसे ही ट्रांजिशन पीरियड में यहाँ पे आपको 3 साल के लिए 31,500 रुपए अपन देंगे। कितने? 31,500 रुपए अपन देंगे। तो 15,000 रुपए ऑर्गेनिक इनपुट के लिए देंगे, 4,500 रुपए मार्केटिंग के लिए, 3,000 रुपए सर्टिफिकेशन के लिए, 9,000 रुपए ट्रेनिंग के लिए, ये सब देंगे। कुल मिला के पर ईयर अपन 31,500 रुपए पर हेक्टेयर अपन देने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीजें जब प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गया, उसको बेचने के लिए ऑनलाइन कोई सिस्टम है तो ऐसा भी अपन ने प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैविक खेती पोर्टल, जहां पे डायरेक्ट कंज्यूमर को अपन बेच भी पाएंगे। अब ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, कोई भी आप मार्केट में जाते हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट असली है नकली है कैसे पता करते हो? कैसे पता करते हो भाई, कमेंट करके बताओ, कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट असली है, ये प्रोडक्ट नकली है?
हाँ, कैसे पता चलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हमें कि असली है नकली है? तो जनरली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो यूनिफॉर्म साइज का नहीं होता है। टमाटर लेने जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक छोटा, और जो अपने हाइब्रिड वाले आते हैं वो सब एक ही साइज के मिलेंगे। लेकिन कोई फार्मर है, ठीक है, वो अपने फसल बेच रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे बेच रहा है, कैसे अपन ट्रस्ट कर ले कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का है? कोई सर्टिफाई किसी ने किया क्या? तो ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसमें अपन 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बना के ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं और 31,500 रुपए पर हेक्टेयर अपन दे रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड में, उससे कोई प्रोडक्ट निकल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन करने के लिए दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। अगर आप उसको बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आपको थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब आपके आसपास की गांव वाले नहीं, एक थर्ड पार्टी कोई अलग कंपनी आएगी, है ना, वो इसको सर्टिफाई करेगी। लेकिन मान लो हम जल्दी जल्दी पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, है ना, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम करते हैं। मतलब मैं इस एरिया का फार्मर हूं, है ना, 20 हेक्टेयर वाला ए एरिया का हूं, और किसी बी एरिया के फार्मर के उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बताया, वहां जाके देख के जाऊँ, हाँ यार ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, पीयर पीयर, दोस्त दोस्त, ठीक है, उनका रिव्यू करते हैं, हाँ ऑर्गेनिक कर रहे हैं, इन्होंने केमिकल नहीं डाली, अप्रूव, ठीक है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम करते हैं कि इनके गारंटी दूसरा दे रहा है, ठीक है, हाँ भाई इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो सर्टिफिकेशन के मैकेनिज्म है इस स्कीम में, दो मैकेनिज्म है। एक तो थर्ड पार्टी वाला आएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, पूरी सप्लाई चेन देखेगी, थर्ड पार्टी आएगा, तब जाके एक्सपोर्ट कर पाओगे। भाई मान लो अपन ने ऐसे ही करके निकाल दिया और वहाँ अमेरिका में पकड़ लिया और अमेरिका में फिर उसका वो हुआ, क्वालिटी टेस्ट हुआ, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, तो इंडिया की तो बदनामी हो जाएगी। तो जब अपन को एक्सपोर्ट करना होगा तब ये, और भारत में तो क्या है, ठीक है, थोड़ी बहुत क्वालिटी वालिटी भी हो गई, तो वैसे ही अपन केमिकल खा रहे थे, ठीक है, ऐसा बोल के माफ कर देते हैं, ठीक है। बट भारत में थोड़ा सा मतलब हम देसी लोगों के लिए अपन ने थोड़ा लिबरलाइज कर रखा है कि आपस में ही सर्टिफाई कर दो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो पीजीएस स्कीम चलती है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सर्टिफिकेशन स्कीम हमारे यहाँ पे चलती है, ठीक है। अब राजस्थान में क्या है, राजस्थान में भी अपन परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर को प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अपन पीजीएस पारंपरिक, ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सर्टिफिकेशन है, इसको अपन प्रमोट करते हैं। ये हमारे राजस्थान में हो रहा है। तो मैंने आपको खेती की सस्टेनेबिलिटी की स्कीम बता दी, ठीक है, और क्या क्या स्कीम चल रही है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। तो ये तो चलो बात की बात है, पोर्टल। एक मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि हमारे जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, है ना, जहाँ पे खेती बहुत ही अच्छी हो रही होगी, कुछ राजस्थान के ऐसे जिले होंगे जो थोड़े खेती में पिछड़े हुए होंगे, जिनको पिछड़े नहीं बोल के अपन आकांक्षी बोले तो थोड़ा बेटर, बढ़िया है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अपन लॉन्च करते हैं, ठीक है। यूनियन बजट लास्ट ईयर का जो 25-26 का बजट था, केंद्र सरकार इसको लेके आती है, और इसमें जैसे आपने नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सुना होगा कि कुछ ऐसे पिछड़े हुए जिले हैं, ठीक है, जिनको पिछड़े हुए जिले की बजाय आकांक्षी जिले बोलते हैं, कि हाँ उनको सुख सुविधाएं मिले तो वो आगे बढ़ सकते हैं। पिछड़ा उनका रीजन अलग है, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया में पड़ गए या किसी दूर दराज के एरिया में पड़ गए, लेकिन उनको टारगेट अपन करके करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे आकांक्षी। वैसे ही ये वो जिले अपन उसी की तर्ज पे अपन ऐसे जिले बनाना चाह रहे हैं जो पिछड़े हुए हैं, किसमें, खेती में। तो खेती में भाई उनकी ईल्ड कमजोर है, उनका प्रोडक्शन कमजोर है, वो जिले, तो उनको अपन टारगेट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी हो, है ना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो, बिलो एवरेज क्रेडिट हो, मतलब किसानों के पास ये लोन उनके मैकेनिज्म कुछ नहीं हो, मतलब खेती की सुविधाएं कम है। वैसे जिलों को अपन टारगेट करना चाहते हैं पूरे भारत में, है ना, 100 जिलों को अपन टारगेट करना चाहते हैं, और क्या बनाना चाहते हैं उन्हें, वो आकांक्षी जिले बोला है, उनका अपन ये सब चीजें बढ़ा सकें। ये लास्ट ईयर के, मैंने आपको एक फैक्ट सॉरी गलत बता दिया था, 24,000 करोड़ जो मुझे याद रहा था वो गलती से इसका याद रह गया था, ठीक है। वो 24,000 करोड़ जो मैंने आपको पुरानी स्कीम में बता दिया था, है ना, पल्सेस वाली में, वो इसके अंदर है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंदर है, धन धान्य कृषि के अंदर, इसके अंदर 24,000 करोड़ अपन हर साल के लिए करेंगे। ये भी 25-26 में आई थी, पल्स वाला भी 25-26 में आया था, ये भी 30-31 तक चलेगा, वो भी 30-31 तक था, ये भी 6 साल के लिए, वो भी 6 साल के लिए। यहाँ पे हर साल अपन 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुल मिला के 1.42 लाख करोड़ आप बोल सकते हो, ठीक है। और वो एरिया को अपन चूज करेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है तो एक डैशबोर्ड चलता है कि हर जिले में आईएमआर कितनी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पीछे, एक डैशबोर्ड अपन ने बना रखा है। यहाँ पे भी अपन एक डैशबोर्ड बना के चलते हैं। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खूब सारी मिनिस्ट्री की स्कीमों का अपन कन्वर्जेंस देखते हैं और ट्राइबल मिनिस्ट्री लीड करती है, वैसे ही यहाँ पे खूब सारी मिनिस्ट्री के अलग अलग स्कीम का होगा जो एग्रीकल्चर, कोई इरिगेशन में
कर रहा होगा, कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा होगा, पर एग्रीकल्चर के लिए ही है। तो पर लीड कौन करेगी? तो लीड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगी। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो 36 सेंट्रल स्कीम चलती है 11 डिपार्टमेंट की, और लीड कौन करता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यहाँ पे लीड करेगी। जैसे वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनता था, वैसे ही यहाँ पे खेती का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान बनाएगा। तो जो कलेक्टर की अगुवाई में कमेटी बनेगी जिसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि कमेटी, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना समिति, हाँ, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना समिति। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना समिति बनेगी जिसको लीड कलेक्टर करेगा, और वो उस एरिया के लिए कृषि के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। ठीक है, ये चीजें। अब उस एरिया के अपन एग्रीकल्चर बेटर करना चाहते हैं, तो उस एरिया के आसपास कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसको अपन लिंक कर देंगे। तो एक यूनिवर्सिटी को अपन लिंक कर देते हैं, ठीक है, और ताकि और बढ़िया। और यहाँ पे जो सपोर्ट करने का काम करेगा नीति आयोग करता ही है हर जगह पे, है ना, जो भी उनको गाइडेंस देनी है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये भी मल्टी टीयर होती है, वही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी जो मैंने आपको बताई, कलेक्टर वाली, फिर स्टेट लेवल की होगी और एक नेशनल लेवल की होगी। ईच डिस्ट्रिक्ट को अपन एक यूनिवर्सिटी से जोड़ेंगे और नीति आयोग ओवरऑल गाइडेंस अपन को देगा। ठीक है, वही अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण करना चाहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, है ना, प्रोसेसिंग अपन करना चाहते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी बनाना चाहते हैं, क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीजें अपन करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या बात करें अपने प्रधान, अपने इस स्कीम के अंदर क्या करें? ये जो हमारी पीएम धन धान्य कृषि योजना है, पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन? 2025-26 में थी ये। ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट का अपन चुनाव कर रहे हैं, जिनको अपन ने एस्पिरेशन बोला, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, क्रेडिट कम है, वो सब चीजें, तो अपन वो सब सुधारना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाएंगे अपन, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि कमेटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी कलेक्टर के अंदर, वो क्या बनाएगी? एग्रीकल्चर प्लान बनाएगी। ठीक है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लिंक करेंगे। ठीक है, नीति आयोग ओवरऑल गाइडेंस देगा। 25-26 से 30-31 तक चलेगी, मतलब 6 साल की चलेगी। हर साल पर ईयर 24,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का पर ईयर अपन इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। एक डैशबोर्ड होगा, है ना, जहाँ पे सारी चीजें आती रहेगी कि कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा चल रही है, कौन सा जिला आगे, कौन सा जिला पीछे है। ठीक है, आकांक्षी जिले अपन इनको बोल रहे हैं, पिछड़े जिले ना बोल के। अब राजस्थान में भी अपने 100 में से 8 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हुए जहां पे ये स्कीम चलेगी, तो वो जिले अपन को याद रखने हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस स्कीम पे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी। न्यूज़ सर भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवाएंगे इसे, वहां पे पढ़ाएंगे तो, बट मैंने भी आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे है? बाड़मेर, देखो बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर। तो एक तो ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, है ना, ये जैसलमेर वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये इधर के आगे फिर पाली, नागौर आ गया। ठीक है, पाली, नागौर वाला एरिया। कुल मिला के जो हमारे एरिड और सेमी एरिड का जो सेमी एरिड और एंड एरिड रीजन जो है, उसके अंदर जो 8 जिले हैं वो याद रखने हैं अपन को। ठीक है, तो वैसे याद आ जाएगा बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर तो है ही। ठीक है, उसके अलावा पाली है, नागौर है। ठीक है, उसके अलावा बीकानेर है, चूरू है, ये इधर से बीकानेर चूरू आ जाएंगे, और पाली है। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर, ये अपन को याद रखने हैं। मर पढ़ के याद रख लो, हल्का फुल्का याद हो जाएगा। सेमी एरिड और एरिड रीजन के ये जिले हैं। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया है क्या? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, मोटी मोटी राजस्थान में कौन कौन सी स्कीम काम कर रही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर की तरफ। ठीक है, कर लें कंप्लीट, आज ही कर लेते हैं भाई। लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए क्या क्या कर रहे हैं अपन, है ना। एक बार मुझे लिख दो कि याद है आप लोगों को, अभी तक जो अपन ने पढ़ा समझ में आया, सारी स्कीम का अपन ने लिंकेज समझा। ठीक है, देखो अपन जब ऐसे रैंडम आंसर राइटिंग करते हैं और रैंडम स्कीम लिखने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं, पर अपन स्कीम को समझते हुए कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ स्कीम है, सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ स्कीम है, पिछड़े हुए जिलों के लिए कुछ स्कीम है, तब हम बेटर लिख पाते हैं। तो हमें इस तरह से बोलना भी होता है और इस तरह से याद भी रखना होता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप।
ऐसे मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कमेंट करके तो बताओगे नहीं, ठीक है, बट मैं मान के चलता हूं। अब अपन चलते हैं कि पशुधन के लिए क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सी स्कीम चल रही है। तो पहले तो वापस से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अपन ने एग्रीकल्चर जीएसवी की बात कर रहे थे, ठीक है। टोटल मिला के अपन ने बोला था कि राजस्थान का जो जीवीए है वो 17.12 लाख करोड़ रुपए 25-26 के लिए। उसमें से एग्रीकल्चर की अपन ने बात करी थी 25 बीघा का खेत चारों तरफ 25.74, ठीक है, तो वो अपन ने बात करी थी तो 4.41 लाख करोड़ रुपए आता था। उसमें से फिर अपन ने बात करी थी एग्रीकल्चर का जो जीवीए है वो 4 सेक्टर में बटा होता है मोटा मोटा। फर्स्ट रैंक पे लाइव स्टॉक आता है 49.35%, ये अपन ने बात करी थी। दूसरे नंबर पे क्रॉप्स आती है 42.61%। तीसरे नंबर पे अपने फॉरेस्ट्री आती है 7.49% और मत्स्य पालन आता है 0.54% के साथ चौथे नंबर पे। ये चीजें अभी तो मोटा मोटा समझ में आ गया कि राजस्थान में एग्रीकल्चर के जीवी का लगभग आधा कहां से आता है, लाइव स्टॉक से आता है। तो आधा जो अपन ने पढ़ा है वो तो आधा पढ़ा है एग्रीकल्चर। अब जो अपन पढ़ेंगे, अभी तो अपन ने यही पढ़ा है 42.61%, अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो है पशुधन, जहां से अपना कितना आता है एग्रीकल्चर जीवी का लगभग 50% आता है। एग्जैक्ट बोलूं तो 49.35% आता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि ये जो अभी अपन ने पढ़ा है पूरा, और अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि वेस्टर्न राजस्थान हमारे लिए क्यों लाइव स्टॉक इंपॉर्टेंट है, 12 मासी इनकम हमें देता है, ठीक है। हमने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी थी, ठीक है। हमने बात करी थी कि रेनफेड एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें रेनफेड एरिया में अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं कि फसल खराब भी हो जाए तो लाइव स्टॉक अपन को बचा ले, एग्रो फॉरेस्ट्री अपन को बचा ले, ठीक है। तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें आ जाती है। फिर तो क्या क्या था भाई, जीवीए सबसे लार्जेस्ट सब सेक्टर है और लाइव स्टॉक 2.17 लाख करोड़ रुपए। क्रॉप का याद आ रहा होगा तो 42.61, 1.88 लाख करोड़ रुपए। और फिर फॉरेस्ट्री और फिश फिशिंग होती थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस किस में ग्रोथ रही है, किस किस में कमी हुई है। तो अपन ने बात करी थी कि लाइव स्टॉक में 5.2 की ग्रोथ हुई है और कमी क्रॉप्स में 5% की हुई है। बाकी फिशिंग 8.7 से बढ़ा है, 0.8.7 से बढ़ा है और फॉरेस्ट्री 2.67% से बढ़ा है, ठीक है। अब लाइव स्टॉक की बात कर रहे थे तो फिर मैंने आपको इसमें जीवीओ का कंसेप्ट समझाया था कि जो भी प्रोडक्शन है, ग्रोस वैल्यू आउटपुट क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन है उसको मार्केट वैल्यू से गुणा कर दो और टोटल ऐसे बताने की कोशिश करो। तो जो अपन लाइव स्टॉक की बात करते हैं उसमें जो जीवीओ है उसमें सबसे ज्यादा जो जीवीओ निकल के आएगा रेट के हिसाब से, प्रोडक्शन को गुणा करने के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा आएगा मिल्क का, लगभग 80% के आसपास, 79.6%। ये बात करी थी अपन ने। फिर अपन ने बात करी थी कि अदर्स आ जाएंगे 12.27 में और मीट और पोल्ट्री आ जाएगा 7.46 में और एग आ जाएंगे 0.67% में। ये अभी तक अपन बात कर चुके थे, जो मैंने आपको रिवाइज बता दी लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में क्या क्या अपन ने पढ़ा है अभी तक। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये बोल बच्चन वाली चीजें हैं कि क्या है कि हमारे 80% गांव की जनसंख्या लाइव स्टॉक पर डिपेंड करती है। ये जरूर फैक्ट आप याद रख लो कि ये 6% एनुअली ग्रो करता है। लाइव स्टॉक सेक्टर के ग्रोथ की रेट कितनी है, 6% एनुअली है, ठीक है। और 90% हमारी जो महिलाएं हैं वो डेयरी लाइव स्टॉक में अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। और बाकी अपन धीरे धीरे मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है। अब अपन आते हैं लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे पहले तो ये देखिए, जैसे अपन ने क्रॉप्स देखी थी रबी में, खरीफ में खूब सारी क्रॉप्स देखी। वैसे अपन ये देखिए जो पशुधन की बात कर रहे हैं वो पशुधन कौन कौन सा पशुधन हमारे पास मिलता है। तो भाई पशुधन के लिए साथ में उनकी जनगणना भी कर लेते हैं। तो भाई लाइव स्टॉक की अभी 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस चल रही है। हमारे पास डेटा है 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस का जो 2019 में हुई थी। इसके डेटा के हिसाब से हमारे पास 568.01 लाख लाइव स्टॉक है, पशुधन है। इसमें से अगर अपन कुक्कुट की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री की, तो 146.23 लाख है, ठीक है। मोटे मोटे अगर अपन बात करें कहाँ कहाँ पे अपन टॉप करते हैं तो बकरी, भेड़ बकरी और ऊँटों में अपन टॉप करते हैं। अब ये जो टेबल है, क्वेश्चन बनेगा तो जनरली यहां से बनेगा। एक और चीज आपको कमेंट सेक्शन में करके बतानी है मुझे कि ये जो बात कर रहे हैं अपन टोटल 568.01 लाख प्रतिशत, जो पूरे भारत का लगभग 10.60% है लाइव स्टॉक, और हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास 568.0 लाख लाइव स्टॉक है जो पूरे भारत के लाइव स्टॉक का 10.60% है, और हम पूरे भारत में लाइव स्टॉक के मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं। ये चीजें एक आप मुझे कमेंट करके सर्च करके बताओगे कि
लास्ट ईयर की लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें, 19वीं की सेंसस की मैं बात करूं, 19वीं से 20वीं सेंसस में क्या राजस्थान का लाइव स्टॉक बढ़ा है कि घटा है? लाइव स्टॉक इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है? अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना और डिक्रीज हुआ है तो कितना, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब डेटा देखते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं बता दूं अपन किसमें टॉप करते हैं, कैमल में। कैमल का लगभग 85 पॉपुलेशन